हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से शायद हर किसी ने आज तक वो देखा होगा वेदर रिपोर्ट। अगर तुम अभी भी अपनी जाके सर्च करोगे कि अभी क्या वेदर है, तो तुम्हें कुछ इस टाइप का दिखाएगा गूगल, है ना। गूगल तुम्हें ऐसा दिखाएगा, तुम्हारे एरिया का दिखाएगा वो सिर्फ, और बोलेगा कि भाई प्रेसिपिटेशन जो है उसके चांसेस 1% है, ह्यूमिडिटी 71% है, विंड 5 किलोमीटर, वो सब हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ये चीज़ क्या है एक्चुअल में कि 71% है, ये 1% है, इसका सेंस क्या बनता है ना। ये चीज़ काफ़ी एक लॉजिकल चीज़ है जो दिमाग में आएगी कि व्हाट डज द परसेंटेज मीन, राइट। तो वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे प्रोबेबिलिटी नाम का जो शब्द है, ये कैसे तुम पता नहीं कब से जानते हो इस चीज़ को, पर कभी फॉर्मली तुमने ढंग से नहीं पढ़ा इसको। ठीक है, तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं। ऑलराइट, मज़ा आएगा। परसेंटेज की बात करता हूँ कि 71% क्या चीज़ है, ये 1% क्या है, तो उसको ऐसे समझो। द परसेंटेज मीन्स कि इफ़ देयर वर 100 सच डेज, मतलब ऐसे मान ले कि मानो तुम कहीं पर भी रहते हो, मान लो तुम रहते हो, मतलब लखनऊ मत मानो, मानो तुम मानो कि तुम लखनऊ में रहते हो। लखनऊ क्यों माने, साला बेकार है। कुछ और ले लेते हैं। कहीं पर भी रहते हो, एक छोटा सा रीजन कंसिडर कर लो। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर शहर है, उसके अंदर भी 100-200 तो रीजन रीजन होते हैं ना, कि ये नगर वो नगर, है ना, जो भी है छोटी छोटी जगह होती है। तो कोई भी छोटा सा रीजन जो तुमने ले लिया, ऐसा मान ले कि वहाँ पे 100 दिनों में एग्जैक्टली सेम कंडीशन थी। मतलब द कंडीशन वर वेरी वेरी सिमिलर, यानी कि टेम्परेचर हो गया, सन की पोजीशन हो गई, ठीक है ना, अर्थ का रोटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम लोग कंसिडर करते हैं वेदर निकालने के लिए, वो सब तो सेम है ही। और वहाँ पे जो एक उस रीजन में जितना भी ऐसा, जब भी ऐसा कुछ होता है, तो उस रीजन में आउट ऑफ 100 डेज, ह्यूमिड वेदर रहता है 71 डेज के लिए। मतलब हमने क्या नोटिस किया कि जब पास्ट 100 डेज में जब भी ऐसा हुआ है, जब भी ऐसी कंडीशन हुई कि ऐसा टेम्परेचर था, है ना, अर्थ इस पोजीशन पे थी, सन इस रेस से गिर रहे थे, इस सेम पोजीशन सेट पे 100 दिनों में से 71 डेज में हमारा जो वेदर था वो ह्यूमिड था। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आई होप सो, कि आपका 100 में से 71 डेज में वेदर ह्यूमिड था। तो अगर अब ये फिर से ये कंडीशन रिपीट हो रही है, तो वो टेक्निकली 101 डे बन जाता है ना, 101 बार दिन बन जाता है। तो उस दिन में तुम खुद सोच के बताओ, ऑब्वियसली द चांस ऑफ टुडे बीइंग ह्यूमिड कितना होगा। भाई अगर प्रीवियस 100 दिन थे, 100 दिनों में से 71 डेज में पक्का ह्यूमिड रहा है ना, बाकी 29 डेज में नहीं रहा, जो भी है ना, कि 71 डेज में तो रहा है। तो ये जो अभी नया दिन आया है जिसमें फिर से वही सेम कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पे ह्यूमिड वेदर के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो शायद तुम्हारा दिमाग बता देगा, क्योंकि 100 में से 71 डेज में ह्यूमिड रहा है, तो इस दिन भी क्या रहेगा, ह्यूमिड रह सकता है या नहीं भी रह सकता है। तो तुम्हारा दिमाग एकदम से बोलेगा कि यार 71% चांसेस हैं। बोलो भाई, जब 100 दिन में से 71 डेज आपका ह्यूमिड रहा है, तो इस दिन इस दिन चांसेस कितने हैं, 71%। सिंपल, ये तो मेरा दिमाग बोल रहा है फ्रॉम आर पास्ट एक्सपीरियंस, है ना। आई होप सो कि ये चीज़ काफ़ी हद तक सेंस बनती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि पास्ट इवेंट की हेल्प से हम लोग कैसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इसकी हेल्प से कर रहे हैं भाई, जब सेम कंडीशन है, सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है, इस वजह से हम लोग इस चीज़ को बोल पा रहे हैं बड़े आराम से। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैसे हम ये जो चांस वाली बात है, ये हम कैसे लेकर आ रहे हैं कि हम एक फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, पर हम हाँ बहुत हद तक उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सोच के देख, अगर ये परसेंटेज 71% नहीं होता, और ऐसा होता कि भैया 100 दिनों में से 99 दिन ह्यूमन रहा है, वो किसी एक दिन नहीं रहा, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर जी, जो ये आज ये जो दिन है ना, इसमें मतलब आप मान के चलो कि ह्यूमिड ही होगा। ठीक है, मान लो ह्यूमिड ही है, मतलब चलो ह्यूमिड की जगह तुम बारिश लगा लो यहाँ पर। तो 100 दिनों में से 99 दिन ऐसे थे जब बिल्कुल जब ऐसा सेम कंडीशन बनी तो बारिश हो गई थी। तो अगर आज मैं तुमसे बोलता हूँ तुम्हारी मम्मी बाहर जा रही हैं, तो तुम उनसे ये नहीं बोलोगे कि छाता लेकर जाओ। ऑब्वियसली, है ना, कॉमन सेंस की बात है ना ये। तुम एक दिन के लिए तो नहीं बैठे रहोगे। पर अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि 100 दिन थे और 100 दिन में से सिर्फ 2 दिन ऐसे थे जिस दिन बारिश हुई थी, तो तुम क्या बोलोगे? अरे रहने दो, ऐसी कोई इतनी वो बड़ी बात तो नहीं है, वो तो कभी कभार की बात है। ये होता नहीं होता है कि आज ऐसा होगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब वैसे बारिश की कोई चांसेस है नहीं। ठीक है, तो अगर ना भी लेकर जाओ छाता, तो कोई ऐसी कोई वो नहीं है, राइट। तो ये हम जो प्रोडिक्शन करते हैं, ये आप अपने पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही कर पाते हैं, और इस प्रोडिक्शन का फ़ायदा बहुत होता है, क्योंकि एटलीस्ट हम, अगर अगर हम लोग मतलब एटलीस्ट हम लोग अगर वो नहीं हो सकते कि हम एकदम एग्जैक्टली श्योर नहीं हो सकते, तो हम प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं, राइट। तो यही इस पूरी बात का निचोड़ है कि चांस वाली बात हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस से फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। बचपन में हर किसी ने कॉइन तो टॉस किया ही है, अभी भी करते हैं मजे मजे में। तो इफ़ आई टॉस अ कॉइन, और कॉइन जो है भाई साहब वो है अनबाइस्ड। अनबाइस्ड का मतलब क्या है कि नेचर हैज़ नो बिजनेस विद विच साइड शुड कम। मतलब क्या है इसका, कि जैसे हेड होता है, जो तुम्हारा सिक्का होता है ना, सिक्का सिक्का, तो सिक्के की एक साइड को हेड बोलते हैं, हेड, HEAD, हेड बोलते हैं इसको, और पीछे वाले को बोलते हैं टेल। ठीक है, तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऊपर वाले को हेड बोल दिया तुमने, नीचे वाले को टेल बोल दिया, जो भी है। तो नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब क्या है कि हेड और टेल में ऐसा कुछ नहीं कि हेड का बना वजन बढ़ा दिया मैंने, तो जब मैंने सिक्का को टॉस किया, जब मैंने उसको हवा में उछाला,
तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि यार हेड आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये टेल आ सकता है कि हेड आ सकता है। मतलब कहने का मतलब नेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसने एकदम, अगर तुम इसको वैसे देखोगे, साइंटिफिकली देखोगे, तो दोनों का वेट सेम है। वेट मतलब कि अगर 10 ग्राम पीतल या फिर 10 ग्राम सिल्वर तुमने लगाया था वो उसका हेड बनाने के लिए, तो 10 ग्राम ही बनाया वो लगाने के लिए। एग्जैक्टली सेम कंडीशन है हेड और टेल के लिए, ये मतलब है मेरा। और बायस्ड वाले में क्या होता है ना, मैं बताता हूँ क्या होगा। बायस्ड वाले में मानो तुम्हारा जो हेड है, मानो तुम उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ लगा दो, एक्स्ट्रा मतलब मानो तुमने थोड़ी सी और कोटिंग कर दी, या तुमने थोड़ा एक्स्ट्रा सा मेटल लगा दिया उसके ऊपर, तो जो तुम उछालोगे तो भारी चीज़ ज़्यादा जल्दी नीचे आएगी, तो इसलिए वो लौट फट के नीचे हेड आएगा। समझ रहे हो? उसको बायस्ड कॉइन बोलते हैं। और जो अनबाइस्ड होता है वो एग्जैक्टली सेम कंडीशन है, ऊपर वाले के लिए भी, मतलब हेड वाले के लिए भी और टेल वाले के लिए भी। तो मेरा वाला तो अभी ऐसी है बिल्कुल, जो हमारा अनबाइस्ड कॉइन होता है ना, तो कहीं से घिसा हुआ है। घिसा हुआ का क्या रहेगा, माना मैंने टेल वाले को घिस दिया तो वो हल्का हो गया, ऑब्वियस सी बात है। जो टेल वाला फेस है उसका वो हल्का हो गया, और जो हेड वाला था वो जैसा था वैसे ही रहा, तो अल्टीमेटली वो भारी हो गया। तो घूम करके हेड मेरा नीचे हो जाएगा, टेल मेरा ऊपर हो जाएगा, तो टेल वाला जीत जाएगा। तो ये सब कर सकते हो ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए अनबाइस्ड कॉइन हम तो यूज़ कर रहे हैं। हमने एक अनबाइस्ड कॉइन हमने टक से उछाला है, टॉस किया है। तो फिर क्या है, यू वुड से इट कैन बी हेड और टेल। मैं तुमसे पूछूंगी भैया क्या आएगा, अगर मैंने टॉस किया तो तुम बोलोगे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पर यार ये एक सही वो नहीं है, मतलब ना ये एक परफेक्ट इमेज नहीं है। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि यार, जैसे मैंने अभी तुम्हें वेदर वाला एग्जांपल दिया, तो उसके हिसाब से क्या तुम मुझे कोई कोई नंबर दे सकते हो, सम सॉर्ट ऑफ अ नंबर, जैसे मानो परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, या कोई भी सम सॉर्ट ऑफ नंबर, कोई मुझे नंबर सॉर्ट ऑफ कुछ बता, जिससे मैं बोल सकता हूँ कि यार हेड आएगा। क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारा आंसर क्या होगा? जब बिल्कुल सिमेट्रिकल कंडीशन है, एकदम एग्जैक्ट सेम कंडीशन है, हेड के लिए भी और टेल के लिए भी, तो तुम्हारा जो दिमाग है वो अचानक से शायद ये बोलेगा कि भैया जी योर इंट्यूटिव इनोसेंट क्यूट लिटिल ब्रेन अटर्स आउट 50%। सही बात है ना? शायद सब लोगों के दिमाग में यही आया होगा जब मैंने तुमसे बोला कि तुमने सिक्का उछाला, तो बता हेड के, मतलब हेड के क्या प्रतिशत है कि हेड आएगा, या कोई नंबर तुमसे पूछता हूँ तो किसी ने 50% बोला होगा, या कुछ लोगों ने शायद 1/2 बोला होगा। बट बात तो वही है सारी, कि ये 50% 1/2, ये तुमने सोचा ही क्यों ये? और अगर तुमने ये सोच लिया बाई चांस, तो ये 100% क्या है फिर? और 1/2 में, जैसे 1/2 क्या होता है, फ्रैक्शन है ना ये, तो वन क्या है फिर? वन मतलब कि एवरीथिंग है ना, ये है क्या एक्चुअल में, ये 100% है क्या? ठीक है ना? जब मैंने तुमसे बोला कि सिक्का उछालो, बिल्कुल सब कुछ एकदम एग्जैक्ट सेम कंडीशन है, मैंने तुमसे बोला या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तुमने खुद बोला, मैंने बोला कि अगर मैं सिक्का उछालता हूँ तो क्या आएगा, तुमने बोला हेड आएगा या टेल आएगा। फिर मैंने बोला भी यार कोई नंबर बता कि हेड आए, कोई ऐसा नंबर बता, कुछ ऐसा फ्रैक्शन बता, कोई परसेंटेज बता कि हेड आए। तो तुम्हारे खुद के दिमाग ने शायद ये बोला होगा कि 50% या 1/2, है ना? तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि बॉस ये 100% या फिर वन, ये एक्चुअल में है क्या? ठीक है, तो दिस 100% और वन इज एवरीथिंग, ठीक है ना? यही मेन है। इट इज द यूनिवर्स ऑफ एवरी पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना? इट इज द यूनिवर्स ऑफ एवरी फ्रीकिंग पॉसिबल आउटकम, ठीक है? इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ चांसेस, ठीक है? ये जो 100% है, ये वन जो है, इसी की स्टडी को, ये एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट है किसका? मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द चांसेस, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, परफेक्ट इंट्रोडक्शन टू अ परफेक्ट चैप्टर। एनीवेज, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम बिल्कुल मजे से एकदम प्रोबेबिलिटी को, कि कैसे हमारे दिमाग में ये 50% 1/2 आया, क्या है ये एक्चुअल में 100%, क्या है ये वन। तो जो ये हमारा ऊपर वाला एग्जांपल था, इन द अबव एग्जांपल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, वी डेफिनेटली कांट प्रेडिक्ट द एक्चुअल आउटकम, विल इट बी हेड और टेल, है ना? सिंपल सी बात थी ये तो, कि हम प्रेडिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। पर फिर भी तुम्हारे दिमाग ने ये तो बोल ही दिया था यार कि 50% आएगा, है ना? तो हम कुछ तो डिटरमाइन कर सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट श्योरिटी के साथ। मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि इसके टोटल आउटकम्स क्या होंगे। बोलो, है ना? वी कैन डेफिनेटली डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बोलो भाई, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? यहाँ तो बहुत सिंपल सा है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये बात तो श्योर है ना एकदम, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है ना, कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैंने मतलब मर सकता हूँ अगर ये झूठ हो जाए तो। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। और क्योंकि जो कॉइन है वो आपका अनबायस्ड है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हेड को जो था वो दिया, टेल को दिया, उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ने वाला। पॉइंट यही है कि या तो हेड या तो टेल। ठीक है जी। सो दिस सेट इज दैट 100% और वन, मतलब ये जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है ना, जिसमें सब कुछ आ गया, कि अगर यार मैंने सिक्का उछाला तो 1 और 2, सॉरी 1 और 2 कह रहा हूँ, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैंने मानो मैंने एक डाइस होता है, डाइस मतलब चलो बताऊंगा उसके बारे में, छोड़ो उसको भी। तो जो ये टोटल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, वो आपका 100% है यहाँ पर, वही हमारा वन है। ठीक है, सो वी टेक्निकली नेम इट एज सैम्पल स्पेस। मतलब ये जो हेड और टेल है, इसको मैंने सैम्पल स्पेस बोला है, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स को कुछ नाम दे दिया हम लोगों ने एक बार में, क्योंकि इसके बारे में हम एकदम श्योर है। तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में इसी के बारे में बात करी है कि बिल्कुल हम श्योर हैं इसके बारे में, तो इसलिए सबसे बढ़िया सिंपल एग्जांपल इसको मैं बोल दिया सैम्पल स्पेस। ये मेरा स्पेस है जिसके साथ मैं खेलूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। सैम्पल स्पेस क्या चीज़ है भाई साहब? सैम्पल स्पेस क्या चीज़ है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट।
अब ये एक्सपेरिमेंट क्या, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम एक्चुअली हम लोग तुमसे पूछ रहे हैं कि यार इसका बता, इसके कितने चांसेस हैं, वो आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज योर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम लोग इसलिए एस से डिनोट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है, ठीक है, ऊपर वाला जो एग्जांपल था, तो यहाँ पर तुम बोलोगे एस जो है वो किसके बराबर है, एच कॉमा टी। यहाँ पर एच क्या है, हेड, और टी क्या है, टेल। सही है। तो अगर मैंने एक सिक्के को उछाल दिया, अगर मैंने एक सिक्के को उछाल दिया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो वो मैंने दोनों लिख दिया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो एच या फिर टी। ठीक है। तो अभी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन मत लो। मैंने बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं, तुम ज़्यादा बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने वाले हो एक एक सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला मॉडल मैंने लिया है कॉइन। आओ भाई साहब इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर तुमने एक सिक्के को टॉस किया, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई अगर तुमने एक सिक्का लिया इस टाइप का, ये हेड होता है, इसके पीछे वाले को टेल बोलते हैं ना। सही, अपना सिक्का है 10 रुपये का, तो ये जो टॉप है इसका, इसको हेड बोलते हैं, इसके पीछे वाले को टेल बोलते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अगर मैंने इसको टॉस किया, तो या तो यही वाला फेस आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा हेड आ गया। अगर इसका पीछे वाला आ गया तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया सर जी, इसका सैंपल स्पेस ये हो गया एच कॉमा टी, सिंपल। आई थिंक सो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। पर अगर मैंने दो सिक्के उछाले तो क्या होगा, ये बड़ी सही चीज़ है, इसको मैं तुम्हें अपने आप समझाता हूँ पहले। तो क्या करना है इस वाले में, हमसे बोला गया कि हमें टॉस करने हैं दो कॉइन्स को रिपीटेडली। एक मिनट, इफ आई टॉस टू कॉइन्स रिपीटेडली, ना 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 ना, मैंने उल्टा लिख दिया। एक सिक्का है, उसको तुम दो बार उछाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एक सिक्का है ये, वन कॉइन रिपीटेडली ट्वाइस। मतलब क्या हुआ कि एक सिक्के को मैं दो बार उछाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पहली बार उछाला, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने, ये मेरा पहला सिक्का है, ठीक है, इसको मैंने उछाला पहली बार, ठीक है जी। अरे यार, तो अगर इसको मैंने पहली बार उछाला, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सही है एकदम। जब ये हेड आ जाए या टेल आ जाए, अब मैं अपना दूसरा सिक्का उछालूंगा। जब मैंने दूसरा सिक्का उछाला, तो फिर से क्या आ सकता है, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। बोलो सही है। या फिर मैं फिर से अपना दूसरा सिक्का ही उछाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक बार बताओ, पहला सिक्का जो है उसने, वो तो या तो हेड देगा या टेल देगा। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, जब मैंने अपना इसी सिक्के को दोबारा उछालने वाला हूँ, तो चाहे हेड आया हो चाहे टेल आया हो, उसे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है ना। चाहे हेड आया तब भी वो क्या देगा, हेड और टेल दे सकता है। अगर टेल आया तो मैंने फिर से अपना सिक्का उछाला, तो फिर क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं कि जब मैंने पहली बार उछाला तो हेड आ जाए, और फिर दूसरे वाले में भी हेड आ जाए, ये रहा वो वाला। सही है। इसके बाद क्या बन सकता है कि पहले वाले में तो हेड आया हो और दूसरे वाले में टेल आ गया हो। सही है। फिर पहली बार में टेल आया हो, ठीक है, और जब मैंने दूसरी बार उछाला तो हेड आ गया। फिर पहली बार में टेल आया हो और जब मैंने दूसरी बार उछाला तो फिर टेल आ गया हो, ठीक है। तो ये चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमारा इस टाइम पे सैंपल स्पेस कितना हो गया, सैंपल स्पेस हो गया हमारा एच एच, ठीक है, एच टी, ठीक है, और टी एच और टी टी, ठीक है। तो ये मेरा सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है जी, बिल्कुल। कि अगर मैं एक सिक्के को दो बार उछालूंगा तो ऐसा होगा, ठीक है। अगर मैं एक ही सिक्के को तीन बार उछालूं तो, बोलो, अगर मैं एक सिक्के को तीन बार उछालता हूँ तब क्या होगा। तो फिर से वही, अगर मेरा ये एक सिक्का है, इसको मैंने उछाला, सही है, तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। फिर मैंने इसी सिक्के को दोबारा उठाला उछाला, तो क्या होगा, हेड आ जाए टेल आ जाए, हेड आ जाए टेल आ जाए। अब मैंने तीसरी बार इसको फिर से उछाला, तो फिर से क्या हो सकता है, हेड आ जाए टेल आ जाए, या फिर हेड आ जाए टेल आ जाए, ठीक है ना, हेड आ जाए टेल आ जाए, हेड आ जाए टेल आ जाए, राइट। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि पहली बार जब उछाला तो भी हेड, दूसरी बार में भी हेड, और तीसरी बार में भी हेड, यानी कि एच एच एच। और क्या हो सकता है, एच एच टेल, ठीक है, तो एच एच टेल। और क्या हो सकता है, एच टी एच, ठीक है, तो एच टी एच, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, एच टी टी, तो एच टी टी, ठीक है। अच्छा जी, अगर ऐसा हुआ होगा कि पहले वाले में टेल आया होगा, ठीक है, तुम समझ पा रहे हो ना ये हो क्या रहा है, एक्चुअली ट्री है, ये ट्री, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है ना, एक तरीके से बहुत सारे तुम ऐसे मान सकते हो कि एक कोई यूनिवर्स हुआ मान लो, और मैंने सिक्के को उछाला, तो एक यूनिवर्स में तो हेड आ गया, दूसरे दूसरे यूनिवर्स में टेल आ गया। अब इस वाले यूनिवर्स के अंदर मैंने फिर से इस सिक्के को फिर से उछाला, तो फिर से वो जो एक यूनिवर्स था वो फिर से स्प्लिट हो गया दो यूनिवर्सेस में। एक यूनिवर्स में फिर से हेड आ गया और दूसरे वाले में टेल आ गया, ठीक है। तो दो यूनिवर्सेस बन चुके हैं, और फिर इस वाला जो जो टेल वाला था उसमें भी स्प्लिट हो गया, किसी एक में हेड आ गया और टोटल टेल आ गया। तो आज के टाइम में टोटल हमारे पास कितने यूनिवर्सेस हैं, चार यूनिवर्सेस हैं। पहले यूनिवर्स की हिस्ट्री क्या है, एच एच, दूसरे वाले की हिस्ट्री कितनी है, एच टी, तीसरे वाले की हिस्ट्री क्या है, टी एच, चौथे वाले की क्या है, टी टी, ठीक है। अब मैं जब इस वाले यूनिवर्स के अंदर हूँ जिसकी हिस्ट्री क्या है, एच और एच, यानी कि जब वो बना कहाँ से, एच और एच के साथ, फिर मैंने इसमें एक मतलब फिर से मैंने सिक्का उछाल दिया, तो फिर से ये वाला यूनिवर्स फिर से स्प्लिट हो गया दो दो में। समझ में आ रही है, हर एक स्टेप पे हर यूनिवर्स स्प्लिट होता जा रहा है। तो अगर तुम इस तरीके से समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो फिलहाल हम तो अपने काउंट कर रहे थे, तो एच टी टी आ गया ये, अब ये क्या आ गया, टी एच एच, ठीक है जी। तो टी एच एच, फिर क्या आ गया, टी एच टी, ठीक है, तो टी एच टी। और क्या सकता है, टी टी एच, फिर क्या आ सकता है, टी टी टी। तो ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन है, ये टोटल 8 आपके टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पर, ठीक है।
कि कैसे हम 3 सिक्के को उछालेंगे, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं कि तीनों में या तो हेड आ जाए, ठीक है, या फिर पहले दो उछलने में तो हमारे हेड आ गए और तीसरे वाले में टेल आ जाए। ऐसे करते करते टोटल कितने बनने, 8 आउटकम्स बनने। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस यही होगा एच एच एच, फिर क्या आएगा एच एच टी एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे बाकी तुम लिख सकते हो, बाकी 8 के 8 लिख सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट हम लोगों ने परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी ये वाली ऑब्जर्वेशन करी थी कि इफ आई टॉस अ सिंगल कॉइन, तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। नीचे वाले में कितने कॉम्बिनेशन आए, 4 कॉम्बिनेशन आए, तो इसका आंसर आया था 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे वाले का क्या था, 2 का क्यूब। एंड सिमिलरली अगर मैं एन उछालता हूँ तो 2 की पावर एन आएगा। और इसका सिंपल सा फंडा ये था बॉस, इसका सिंपल सा फंडा ये था कि अगर तुम जैसे तुमने यहाँ पे एक सिक्के को एन बार उछाल रहे हो, तो तुम्हें दिख रहा है कि बार बार वो चीज़ दो दो में वो होती जा रही है, क्या होती जा रही है, स्प्लिट होती जा रही है। इस वजह से वो 2 × 2 × 2 इतनी बार हो, सिंपल सी बात है। अगर मैं 4 बार उछालूँ तो मैं रादर देन की बार बार मैं ट्री डायग्राम बनाऊँ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो डायरेक्ट पैटर्न है जो तुम्हें सीधे सीधे याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत काम में आ जाता है। जैसे यहाँ लिखा है एच एच, फिर लिखा है एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो मान लो किसी ने बोला तुमसे कि 3 कॉइन्स का चक्कर है बॉस, है ना, कि भाई एक कॉइन को 3 बार उछाला है, तो सबसे पहले ऐसे लिख लो, है ना। पहले तो तुम ये अंदाजा लगा लो कि 2 क्यूब यानी कि 8 आने वाले हैं टोटल, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें 4 कॉइन्स के बता देता हूँ, ठीक है, कि 4 कॉइन्स मतलब कि मैंने एक कॉइन को 4 बार उछाला है, एक कॉइन को 4 बार उछाला है, तो आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16, ठीक है। तो 16 को 8 8 में बांट लो, तो 8 बार तो एच लिख दो, एच एच एच, 4 5 6 7 8, 8 बार एच आ गया। फिर 8 बार टी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सही है, परफेक्ट। तो ये 16 बार आ गया। इसके बाद अब ये जो 8 बार आज एच लिखा हुआ है, इसके अंदर एच और टी इक्वली डिवाइड कर दो, तो यानी कि 4 बार तो एच लिख दो, 2 3 4, और फिर ऐसे ही लिख दो टेल, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसे लिख दो, एच एच एच, 4 बार लिख दिया, और फिर टेल लिख दो 4 बार, ठीक है। अब फिर से लिखो, अब तुमने दो बार चांसेस हो गई, तीसरी और चौथी बची हुई है। फिर से अब ये जो 4 बार एच लिखा हुआ है, अब इसमें फिर से डिवाइड कर दो, 2 बार एच एच, और फिर टी टी, एच एच टी टी, एच एच टी टी, एच एच टी टी, ठीक है जी, बिल्कुल। अब आखिरी वाला है, आखिरी वाले में देखो 2 बार एच है, तो फिर से इक्वली डिवाइड कर दो, तो 2 में से एक बार एच डाल दो, एक बार टेल डाल दो, एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी, ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्टली। ये मेरे 16 के 16 आउटकम्स आ चुके हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं। ये सैम्पल स्पेस बनेगा, ये सैम्पल स्पेस बनेगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली ऐसे लगा करके। ये तुम्हारा पूरा सेट बनेगा जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 16 एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, और इसको हम बोलेंगे सैम्पल स्पेस अगर मैं एक सिक्के को 4 बार उछालता हूँ, ठीक है। आई होप सो मजा आया होगा इस वाले में। फोर्थ केस ले लूँ कि टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली। तो अभी तक मैं केसेस ले रहा था कि एक कॉइन को 2 बार उछाल, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू 2 कॉइन ही ले ले और उनको उछाल दे साथ में। तो यार इस वाले केस में और उस वाले केस में एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कैसे मैं कैसे मानूँ कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है ना। तो सुनो, एक बार बता, जो तुम अभी वो वाला कर रहे थे कि यार मैंने पहला सिक्का उछाला तो मेरे पास आ गया हेड या फिर टेल। अब मैंने दूसरा सिक्का उछाला, तो दूसरा सिक्का जो मैंने उछाला उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाले में हेड आया था या टेल आया था। वो तो दूसरा सिक्का तुमने यहाँ पे रख लिया और फिर उछाल दिया इसको, तो यहाँ पे हेड आ गया या टेल आ गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने इसको कंबाइन कर लिया और बोला भैया पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में हेड आया। या फिर अगर तुम इस वाले आउटकम को ले लोगे तो पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में टेल आया। तो इस वाला जो तुमने यहाँ रख के उछाला है, ये वाला सिक्का, चाहे तो तुम इसी सिक्के को दोबारा उछाल दो या एक नया सिक्का ले आओ, फर्क क्या पड़ रहा है, समझ में आ गया। तो चाहे मैं बोलूँ कि 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली उछाल दिया, या फिर मैं बोलूँ कि एक ही कॉइन को 2 बार उछाल दिया, दैट इज द सेम केस। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मान लो 5 कॉइन्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि 5 कॉइन्स हैं, और या तो तू उसको साइमल्टेनियसली ले लेगी भाई 5 कॉइन्स को उछाल दे, या फिर बोलती कि एक ही कॉइन है उसको 5 बार उछाल लो। समझ में आ रहा है ना कि भाई मेरा पहला कॉइन है, इसको मैंने उछाला, हेड ले आया और टेल ले आया। अब मैं इसी कॉइन को यहाँ ले आया वापस और मैंने इसको दोबारा उछाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। या फिर मैं इसी कॉइन को वापस उछाल रहा हूँ तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। फिर अब मैं फिर से इसी कॉइन को वापस ले आया और फिर मैंने इसको उछाल दिया, हेड या फिर टेल। या तो मैं ये ऐसे इसको समझा सकता हूँ, या फिर मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास 3 कॉइन थे, मैंने इस वाले कॉइन को विश्राम पे डाल दिया और दूसरा कॉइन ले आया। अरे फर्क क्या पड़ रहा है कि जब तू इसी कॉइन को दोबारा उछाल या नया कॉइन लाके उछाल दे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो चीज़ें हैं ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। दूसरा कॉइन जब तुम उछाल रहे हो, ये दूसरी बार पहले वाले को ही उछाल रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ था, पहले की क्या हिस्ट्री थी, सही है जी। तो अगर मैं 5 कॉइन्स को उछाल रहा हूँ या फिर मैं एक ही कॉइन को 5 बार उछाल रहा हूँ, दैट इज द सेम थिंग। आंसर कितना आएगा इसका, 2 की पावर 5 यानी कि 32 टोटल केसेस आएंगे। और तुम्हें ये निकालना भी आता है कैसे, मैं एच को लिख सकता हूँ कितनी बार, मैं एच को लिख दूंगा 16 बार, फिर मैं टेल को लिख दूंगा कितनी बार, 16 बार लिख दूंगा। फिर
एच को लिख दे 8 बार, फिर टेल को लिख दे 8 बार, फिर एच को लिख दे 8 बार, टेल को लिख दे 8 बार, फिर एच को लिख दे 4 बार, टेल को लिख दे 4 बार, एच को लिख दे 4 बार, टेल को लिख दे 4 बार, एच को लिख दे 4 बार, टेल को लिख दे 4 बार, फिर एच को लिख दे 2 2, है ना, एच एच टी टी एच एच टी टी, ऐसे करते करते पूरा भर डालो और फिर सबसे आखिरी वाला होगा एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी। ऐसे करते करते हमारे पास सारे के सारे 32 आउटकम्स आ जाएंगे। ये वैसे तुमसे कोई पूछने नहीं वाला, पर अगर किसी दिन तुमसे कोई पूछ लेगा तो तुम्हारे पास एक बहुत ही बढ़िया हथियार है ये सोचने का, ठीक है। तो ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इफ वन कॉइन इज थ्रोन रिपीटेडली 4 टाइम्स, है ना, कि एक ही सिक्के को 4 बार उछालो या फिर 4 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली उछालो, ये हमारे सारे कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो मैं तुम्हें बताए भी थे, एंड द पैटर्न इज एविडेंट हियर एज वेल, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये एक बड़ा सही एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं कि सैम्पल्स में सिर्फ यही नहीं होता कि सिक्के उछाले पड़े, ठीक है। इस वाले में क्या है कि अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स आफ्टर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि एक सिक्के को तब तक उछालना है जब तक हेड ना आ जाए, है ना। अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। आई होप इसमें मजा आया होगा कि एक सिक्के को तब तक उछालो जब तक हेड ना आ जाए। तो मानो तुमने एक सिक्के को उछाला और सबसे पहले ही हेड आ जाए है ना, हमारा काम तो हो गया। पर हो सकता है कि टेल आ जाए। अगर टेल आ गया तो मैं फिर से इस कॉइन को उछालूंगा। अब मैंने अगर इस कॉइन को उछाला तो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। अगर हेड आ गया तो हमारा काम बन चुका है क्योंकि मेरे को हेड चाहिए था, पर अगर टेल आ गया तो फिर काम खत्म हो गया। अब मैंने फिर से कॉइन को उछाल दिया, फिर क्या हो सकता है, फिर से हो सकता है हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। अगर हेड आ गया तो फिर से हमारा काम हो चुका है, ठीक है ना। पर अगर टेल आ गया तो फिर से उछालो सिक्के को, तो हो सकता है फिर से हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। फिर टेल आ गया तो फिर से उछालो इसको, समझ में आ गया ना। तब तक उछालता रहूंगा जब तक हेड ना आ जाए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, या तो पहली बार में हेड आ जाए या फिर पहले वाले में टेल आया तो दूसरी बार में हेड आ गया, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। या फिर कि 2 बार तो टेल आया पर तीसरी बार में हेड आ गया, यानी कि कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है ना। पहली बार में हेड टेल, दूसरी वाली में टेल एंड तीसरी वाली में हेड। या फिर क्या हो सकता है कि पहले 3 बार जब मैंने उछाला तो टेल आ गया और चौथी बार में हेड आ गया, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला, समझ में आ गया। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा भाई। मैं हो सकता है कि मैंने जब 4 बार उछाला तो टेल आ गया और 5वीं बार में हेड आ जाए। क्या तुम ये चीज़ समझ पा रहे हो कि ये तो आगे तक जाएगा, इनफैक्ट ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अरे क्या चक्कर है भाई, मैं इसको मान ले मैंने 101 बार मैंने इसको उछाला, जिसमें से 100 बार तो क्या आ गया, 100 बार तो टेल आ गया, ऐसा मान ले, ऐसा 100 बार, 100 बार टेल आ गया, ठीक है, और 101वीं बार हेड आ गया, ठीक है। तो ये तो आगे तक जाएगा, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। भाई इन्फिनिटी तक क्यों जाएगा भाई, हो सकता है कि मैं 1 करोड़ बार उछाला तो 1 करोड़ बार टेल आ गया और 1 करोड़ भी एक बार, है ना, 1 करोड़ के ठीक बाद हेड आ गया, तो हमारा एक्सपेरिमेंट वहीं पे स्टॉप हो गया। तो ये मुझे तब तक उछालना है, यानी कि ये हम इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। हम खाली बैठे रहेंगे, मान लो तुम जिंदगी भर उछालते रहो और टेल 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 ही आता रहा पूरे टाइम, और बिल्कुल जब मरने वाले हो गए उससे 1 सेकंड पहले हेड आ जाए तो तुम वो एक्सपेरिमेंट जीत गए ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा, ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो ये जो सैंपल स्पेस है, ये जो एक्सपेरिमेंट उसने मुझे डिफाइन किया है, ये कॉइन को उछालना है तब तक जब तक हेड ना आ जाए। ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, एक इनफाइनाइट सैंपल स्पेस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं हेड की जगह पे यहाँ पे टेल लिख दूँ, मतलब कि अ कॉइन टॉस रिपीटेडली जब तक उसमें टेल ना आ जाए। तो अब यही सेम क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल इसको ऐसे समझाऊँ तो क्या हो सकता है, ये तो पहली बार में टेल आ जाए, या फिर क्या हो कि पहले कॉइन में तो हेड आ गया था लेकिन दूसरे वाले में टेल आ गया। फिर क्या हुआ कि जब मैं, है ना, या फिर क्या हो जाएगा यहीं पे क्या लिख देते हैं एच एच टी, है ना, या फिर एच 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 टी, है ना, कि 3 बार उछाला तो एच आ गया और चौथी बार में टेल आ गया, सही है बस। तो बस ऐसे ही करते करते ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि सैम्पल स्पेस हमारा इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि सैम्पल स्पेस हर बार आपका कुछ गिने चुने एलिमेंट्स होंगे कि 25-30 एलिमेंट्स हैं, है ना, ऐसा नहीं होगा। खैर, तो ये हो गई सिक्के के बारे में बातें। अब बात करेंगे डाइस के बारे में, ठीक है। इवन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ज़्यादा है। तो सुनो बॉस, इट इज़ बेसिकली क्यूब, है ना। मेरे हिसाब से शायद हर किसी ने यार ये डाइस तो देखा ही होगा, पर किसी ने नहीं देखा। तो यार ये एक्चुअल में एक 3D क्यूब होता है। क्यूब तो एटलीस्ट पता ही होगा क्यूब क्या होता है ना। क्यूब अगर मैं तुम्हें जल्दी से बताऊँ क्यूब क्या होता है, तो क्यूब देखो भाई ऐसा, फिर ये जल्दी से ऐसा, फिर ये लो क्यूब बन गया था आपका, ठीक है ना। ये इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। जो स्क्वायर का आपका बनता है ना उसको क्यूब बोलते हैं। जो भी फिलहाल ये एक 3D क्यूब होता है, ये हमारा क्यूब है। इट्स बेसिकली क्यूब जिसमें 6 फेसेस होंगे डेफिनेटली, और वो 6 फेसेस लेबल्ड होते हैं। और उनकी लेबलिंग कैसी होती है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। लेबलिंग कुछ इस तरीके से होती है, या तो एक डॉट बनी हुई होगी, या फिर 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं इसको, इस वाले फेस को बोलते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3, इसको बोल देते हैं 4, इसको बोल देते हैं 5, इसको बोल देते हैं 6, राइट। तो पहला हमारा सबसे सिंपल डाउट ये बनेगा कि अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूँ, है ना, डाइस को हम उछालते नहीं है, इसको हम रोल करते हैं तो
टोटल आउटकम्स क्या बन सकते हैं, है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या चीज़ है इसके, या फिर सैम्पल स्पेस क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स पूछूं या फिर सैम्पल स्पेस पूछूं, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो क्या आ सकता है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, इसमें तुम्हें कोई भी डाउट जो है वो नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया है कि हमें ये समझ में आ गया कि भाई डाइस जो है उसको जब रोल करते हैं तो हमारे इतने कॉम्बिनेशन आते हैं। अगर मैं दो डाइस को लूँ, या फिर मतलब अब तो तुम समझ ही गए कि या तो तुम एक ही डाइस लो, उसको रोल करो और फिर उसी डाइस को दोबारा लेकर के दोबारा रोल कर दो, या फिर तुम दो डाइसेस ले लो और उनको उछाल दो, दैट इज द सेम थिंग, दैट इज द वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो इसको भी मैं समझाता हूँ अपनी से पहले से लिखे हुए वाले में, इतना मज़ा आता नहीं है जहाँ तक है। तो यहाँ पे भैया ये इस वाले में है, नहीं इस वाले में, अरे भैया कैसे रब होगा जी, रब कैसे होगा रे, ये यहाँ हो गया रब। ठीक है, एक्चुअली बहुत सारे लेयर्स बन जाती हैं जब तुम वो एक फोटो लगाते हो ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ करूँगा तो ये रब नहीं हो सकती, पर यहाँ करूँगा तो ये रब हो जाएगा। ठीक है, ये रब हो सकता है। अ, 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 तो ये डाइस है, इसको मैंने रोल किया, तो रोल किया तो क्या क्या आ सकता है भैया जी, बताओ। 6 चीज़ें आ सकती हैं, या तो हो सकता है 1 आ जाए। 1 आने का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ 1 आ जाए, इसका मतलब है कि ये चीज़ तुम्हें दिखे सबसे टॉप पे, है ना। जब हम डाइस को रोल करते हैं ना यार, एक्चुअली तुम्हें ये लूडो का गेम और ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए खेलना है ना, मैथ्स पढ़ने के लिए। तो अगर तुमने डाइस को रोल किया तो 1 आने का क्या मतलब है, 1 आने का मतलब ये है कि तुम्हारा ये जो डाइस है ना, ये जो तुम्हारा डाइस है, इसके टॉप पे 1 फेस आ रहा होगा, ये वाला फेस आ रहा होगा टॉप पे। इसके आगे भी कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे वाला 2 आ रहा हो, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो 4 आ रहा हो, ये सब चीज़ें सब सही है, ठीक है। हमें मतलब सिर्फ टॉप वाले से रहता है, तो टॉप पे 1 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि इस डाइस ने आंसर कितना दिया, 1 दिया। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि इस डाइस को रोल करो और आंसर क्या आ रहा है, 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर टॉप पे 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। ठीक है, अब मैं दूसरी बार करने वाला हूँ। जब मैं दूसरी बार करूँगा तो मेरे को पहले वाले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चाहे चाहे तो मैं दूसरा डाइस उछाल रहा हूँ, चाहे फिर मैं पहले ही डाइस को दूसरी बार उछाल रहा हूँ, दैट इज द सेम थिंग। तो अब मैंने फिर से उछाला, तो फिर से उछालने का मतलब क्या हुआ, फिर से कितने कॉम्बिनेशन देंगे, 6 कॉम्बिनेशन देंगे, या तो 1, या तो 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। दैट मीन्स कि पहले वाले में 1 आ गया तो दूसरे वाले में हो सकता है फिर से 1 आ जाए, या फिर पहले वाले में अगर 1 आ गया तो दूसरे वाले में 2 आ जाए, पहले वाले में अगर 1 आ गया तो हो सकता है 3 आ जाए, या फिर पहले वाले में 1 तो यहाँ पे 4 आ जाए, या फिर 1 तो 5 आ जाए, या फिर 1 या फिर 6 आ जाए। बोलो, आई होप सो ये चीज़ समझ में आती है। ठीक है, एक और तरीका क्या हो सकता है कि जब मेरे पहले वाले में 2 आया हो, ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसमें 1 आ गया हो, या फिर 2, 2 हो गया हो, या फिर 2, 3 हो गया हो। तुम समझ में आ रहा है कि ऐसे ही चलेगा 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। इसको जरा मैं एक बार सही से लिख देता हूँ, जैसे कि तुम्हें एक ही बार में क्लैरिटी हो जाए। हो सकता है कि भाई 1 वाले सारे आ गए 6 के 6, या फिर 2 वाले भी आ गए कि 2, 1, 2, 2, 2, 3, है ना, ऐसे करते करते हमारे 2, 6 तक। सही है बिल्कुल, आई होप तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में 3 आया हो, है ना, और दूसरे वाले में क्या आ गया, 1 आ गया हो, या फिर पहले वाले में 3 आया हो और दूसरे वाले में 2 आ गया हो। सही हो सकता है कि 4 वाले के साथ भी यही हुआ हो कि भाई 4 वाले में पहले वाले में 4 आ गया, फिर बाकी सारे आ गए तुम्हारे पास, है ना, या फिर 5 वाले आ सकते हैं कि भाई पहले वाले में तो 5 आ गया और फिर 1, 2, 3, 4 आ सकता है किसी में भी, 6 वाले में भी, या फिर पहले वाले में 6 आ गया। तो मैं तुम्हें पहले बना के दिखा देता हूँ, है ना जी, मैंने ये सारे के सारे लिख दिए कि अगर पहले वाले में 1 आया हो तो दूसरे वाले में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, राइट, है ना, बिल्कुल। आई होप सो इसमें हमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। या फिर क्या हो सकता है, पहले वाले में 6 आ गया तो दूसरे वाले में हो सकता है 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस जो हैं वो बन सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो जाएगा। तो इसी को मैं अपना एक सेट बोल देता हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा यहाँ पर सैम्पल स्पेस आ गया कि अगर मैं दो डाइसेस को रोल कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, या फिर एक ही डाइस को 2 बार रोल कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे केसेस आ गए। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि टोटल इतने यूनिवर्सेस बनेंगे। ये कितने हैं टोटल, क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो, टोटल कितने हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, ये इसमें भी 6 हैं, तो टोटल 36 हो गए, 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ठीक है जी, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसको लिखने का छोटा तरीका भी है जो मैंने पहले लिख रखा है, जो कि हम सेट रोस्टर फॉर्म और इस तरह की चीज़ें तुमने शायद पढ़ी होंगी सेट थ्योरी के अंदर। तो वहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक सेट मान लेते हैं एस जिसका नाम है सैम्पल स्पेस, उसको मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, मान लो मैंने बोल दिया इसको एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और ये एक्स और वाई यहाँ पर क्या हो सकते हैं, अभी एक्स जो है वो या तो 1 हो जाए, या 2 हो जाए, या 3 हो जाए, या 4 हो जाए, या फिर 5 हो जाए, या फिर 6 हो जाए। एंड सिमिलरली जो तुम्हारा वाई है वो हो जाए 1, 2, ऐसे करते करते 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, बस हो गया। बस तुम ऐसे लिख सकते हो, ये पूरी जो ग्राम कथा है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली। सारे के सारे केसेस कवर हो गए इसमें, सारे के सारे केसेस कवर्ड हैं इस वाले में। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज़ समझ में आई होगी।
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ इनफैक्ट। अगर तुमने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा हो और मल्टीपल सिग्मा पढ़ा हो, तो तुम देख पा रहे हो कि फिर से वही मैट्रिक्स टाइप का बन रहा है कि ये इसका डायगोनल बन रहा है। जो ऊपर वाले हैं वो कौन से हैं? जो ऊपर वाले हैं अगर मैं बात करता हूँ, तो ऊपर वाले में एक्स जो है वो वाई से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो तुम्हारा पहला वाला बंदा है 1 1 1 2 2 2, ये सब के सब तुम्हारे छोटे हैं। ठीक है, चलो इसमें एक लेयर लगाते हैं। अब शो करता हूँ तुम्हें। हम्म, तो देखो, अगर मैं इस वाले को देखता हूँ 1 2 2 2, ये वाला। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेम है कि भाई पहले वाले में जो आया वही एग्जैक्टली दूसरे वाले में आया। तो अभी आगे जाके हम एक चीज़ पढ़ेंगे, तो उसमें हो सकता है वो ये सब पूछने की कोशिश करे कि तुमने दो डाइस रोल करे और दोनों में एग्जैक्टली सेम कॉम्बिनेशन आए, इसके कितने चांसेस हैं, इस टाइप का कुछ पूछे तुमसे वो। या फिर वो तुमसे ये पूछ सकता है कि यार तुमने दो डाइस रोल किया और तुम्हारा जो बाद वाला है उसमें पहले वाले से ज़्यादा हो, तो वो ये सारे कॉम्बिनेशन हो गए। वो कौन से वाले? ये वाले देखो, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। हमें पहले से पता है ना यार ये चीज़, अगर जिसने मेरा बायनोमियल थ्योरम पढ़ रखा है ना, उसमें मल्टीपल जो हम पढ़ा था मल्टीपल सिग्मा, उसमें ये चीज़ बता रखी है मैंने ऑलरेडी, है ना। तो तुम देख सकते हो अपने आप ही कि ये वो वाली चीज़ें हैं जहाँ पे एक्स जो है वो वाई से छोटा है। ये वो वाली जगह है जहाँ पर एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। ठीक है, देखो ना, 6 जो है वो 2 से बड़ा होता है, 5 जो है वो 2 से बड़ा होता है, 4 आपका 3 से बड़ा होता है ना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और ये वाला जो है इसमें आपका एक्स और वाई बराबर है। तो तुम्हें पता नहीं है, मैंने एक्चुअली तुम्हारे 4 क्वेश्चन करवा दिए यहाँ पर कि भाई अगर तुमने दो डाइसिस को रोल किया तो टोटल तो ये बन गया। तो सैम्पल स्पेस तो ऑब्वियसली ये आ गई। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसके छोटे छोटे सेट्स हैं, छोटे छोटे इसकी कंडीशंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जब वो तुमसे किस तरीके से वो पूछ सकता है इस चीज़ को। बस तुम्हें बता दिया, तुम्हारे नज़र में ले आया हूँ मैं कि अच्छा तुमने ये चीज़ पढ़ रखी है वहाँ पे। ठीक है, एनीवेज तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाँ, अगर मैंने तीन सिक्कों को तीन डाइस को उछाल दिया तो क्या होगा? भाई तुमने पहले वाले डाइस लिया, उसको उछाला तो क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फिर से तुमने एक डाइस लिया, फिर से तुमने रोल कर दिया, तो फिर क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब तुमने फिर से एक और डाइस लिया, फिर से रोल कर दिया, तो फिर से क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके सारे कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 1,1,1, 1,1,2, 1,1,3, मतलब बहुत सारे बनने वाले। कितने बनेंगे एग्जैक्टली, 6 क्यूब बनेंगे। ठीक है, इसको तुम पीएनसी से समझो ना, जैसे मैंने तुम्हारे पास ऐसे समझो भाई। बहुत सिंपल है, पीएनसी तो हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। पहला डाइस उछाला तुमने, कितने कॉम्बिनेशन है, 6। 6 भाई 6 तरीके हैं, या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, सिंपल। फिर दूसरे वाले में कितने तरीके हैं, 6। फिर तीसरे वाले में कितने तरीके हैं, 6। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए, 6 का क्यूब। दैट इज द थिंग भाई। तुम अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, तुम 1 2 ऐसे करते करते 6 तक, यही तो है ले दे करके, इन्हीं को तो अरेंज कर रहे हो यार। ठीक है, तो बस इतनी सी बात हो रही है यहाँ पर, है ना। इसमें से ऐसी कोई महान चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। पर इसको हम डेफिनेटली ऐसे लिखना तो बहुत बेवकूफ़ी हो जाएगी, जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला लिखा है तो मैं दिखा करके। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इसको ऐसे लिखूँ, एस को एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के फॉर्मेट में लिख दिया। एक्स जो है वो 1 से 6 तक कुछ भी हो जाए, वाई जो है वो भी 1 से 6 तक कुछ भी हो जाए, जेड जो है वो 1 से 6 तक कुछ भी हो जाएगा, हमारे सारे के सारे यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्स वाई जेड है मेरे पास। ठीक है जी, मेरे को तो ये पेयर्स बनाने हैं, तो ये एक्स के पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 ऐसे करते करते 6 तक ऑप्शन है। तो इन 6 में से कोई भी एक चुन ले, दैट इज 6C1। फिर अब वाई पे आते हैं, तो वाई पे भी 6 ऑप्शन है, तो 6 में से एक चुन लिया, 6C1। फिर जेड पे आ गए, 6C1, तो 6C1 इंटू 6C1 इंटू 6C1, 6 का क्यूब 216। ऊपर वाले में कितने बने थे, ऊपर वाले में 36 बने थे। तुम देख पा रहे हो कितने बने, 36। ऊपर वाले में भी तो यही हो रहा था ना यार, उसमें क्या बन रहा था, एक्स कमा वाई। तुम्हारा एक्स जो है वो 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है, तो इसको 1 से 6 में से तुम कोई भी एक चुन लो। फिर अब वाई में भी यही है भाई, 1 से 6 में से कोई भी एक चुन लो, तो 6C1। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 6 इंटू 6 यानी कि 36। एंड यू कैन जस्ट सी 36 के 36 पेयर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर यार 216 पेयर दिखाना बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, 216 दिखाने में आफत आ जाएगी हमारी। तो इसे मैं दिखा नहीं रहा हूँ, पर आई थिंक सो काफ़ी तक लॉजिकल है। अगर 4 डाइस उछालूंगा तो कितने आएंगे, 6 की पार 4। अगर मैं 5 उछालूंगा तो 6 की पार 5 आएंगे। ठीक है, और तुमसे कोई बोलेगा कि सैम्पल स्पेस शो करो मेरे को, तो तुम ऐसे शो करना, rather than कि तुम ऐसे शो करो, दैट विल बी क्वाइट इमेच्योर एक्चुअली, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक्चुअल में क्या आएंगे। पीएनसी वाली बात है यार, पीएनसी की आदत पड़ी हुई है, पीएनसी में भी किसी ने आज तक वो नहीं निकाले थे कि वो सारे कॉम्बिनेशन कोई नहीं दिखाता तुम्हें। अब आ जाते हैं हमारी बचपन की फैंटेसी, यानी कि मॉडल नंबर 3, दैट इज कार्ड्स, है ना। कितने 52 कार्ड्स होते थे ना, बहुत लोग बहुत 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 सारे गेम्स हम लोग आते हैं इसमें, ब्लफ खेलते थे, जाने क्या क्या खेलते थे। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये एक गेम है जिसको बोलते हैं कार्ड्स का गेम। ठीक है, तो एक्चुअली मैं तुम्हें पूरा सिस्टम बताता हूँ। ये सारे के सारे कार्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। कार्ड गेम तो शायद हर किसी ने खोला होगा, खेला होगा। किसी ने ऊनो नाम का खेला होगा, है ना, UNO, ऊनो, है ना, इस टाइप का खेला होगा जहाँ तक है। और ये आपका सिंपल जो स्टैंडर्ड क्लासिक जो कार्ड्स होते हैं ये वो हैं। ठीक है, ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर खेलना, बड़ा मज़ा आता है इनमें। रमी हो गया, तीन पत्ती हो गया, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। बहुत लोग जुआ करते हैं इसको खेल के, वो सब छोड़ो खैर। पर
अगर मैं देखूँ तो एक्चुअल में कार्ड्स का गेम जो है इसमें क्या रहता है, तो तुम देख पा रहे हो तुम्हारे सामने सारे कार्ड लिखे हुए हैं। तो जैसे 1 2 3 4 होती है ना, ऐसे यहाँ पे 13 सेट्स होते हैं, तो हम 1 को यहाँ पर ए बोलते हैं। ठीक है, तो ए हमारे पास 4 टाइप के ए होते हैं, इसको बोलते हैं हुकुम का। हिंदी में बताता हूँ पहले। हुकुम का ए, ठीक है, देखिए ये हुकुम का है, ये चिड़ी का है, ये ईट का है और ये पान का है। ये ऐसे हिंदी में बोलते हैं इसको। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं भाई साहब? इंग्लिश में मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो हार्ट, इसको तो हार्ट ही बोलेंगे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पान। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग हुकुम, पर हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड्स। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं ईट और इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड। फिर ऊपर इसको बोलते हैं चिड़ी और इसको बोलते हैं क्लब इंग्लिश में। ठीक है जी, तो हमारे पास हर एक कार्ड के, जैसे 1 2 3 4 है, जैसे तो ए है तो ए के 4 टाइप्स होंगे, 2 है तो 2 के भी सेम 4 टाइप्स होंगे, 3 है तो उसके भी 4 टाइप्स हो गए, 4 के 4 कार्ड, 5 के 4, 6 7 8 9 10 10 तक रहता है। फिर 11 12 13 नहीं होता इसमें, इसमें 11 को बोल दिया करके से जे। ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे जे आ गए। ठीक है, और जे में भी एक्जैक्टली ये रहेगा, देखो तुम देख पा रहे हो, हुकुम का है ना, चिड़ी का है, ईट का है, पान का है, इस यहाँ पे ये बी लग रहा है पर ये जे है एक्चुअल में। फिर ये जो क्यू है, क्यू, फिर ये सारे तुम्हारे 4 क्यू के टाइप्स आ गए। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा के है, तो के भी तुम्हारे 4 टाइप्स आ गए। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद ये जो 52, अब तुम देखोगे तो टोटल 52 कार्ड्स हैं। कैसे भाई? ये देखो 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक है? 13 तक है। तो टोटल 13 है और हर एक के 4 4 है, तो 13 इंटू 4 कितना हो गया? 52 हो गया। तो टोटल 52 कार्ड्स हैं हमारे पास। अब 52 कार्ड्स को भी आधा आधा उन्होंने कलर वाइज डिवाइड कर रखा है कि भाई आधे जो 4 हैं वो रेड होंगे और बाकी जो है वो हमारे ब्लैक होंगे। दैट मीन्स कि 52 का आधा कर लो, 52 का आधा कितना होगा? 26। तो 26 कार्ड मेरे रेड होते हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ लिखता हूँ यहाँ पर, मान लो, मतलब ऐसे मान ले सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 कार्ड जो होते हैं वो मेरे ब्लैक होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि क्वेश्चन में एकदम से वो पूछ लेगा कि भाई रेड कार्ड निकाला, कि वो पता क्या पूछेगा तुमसे, ईट का किंग और वो भी रेड, सॉरी ईट का किंग रेड तो अपने आप ही हो गया। वो तुमसे ऐसे बोलेगा अगर मैंने क्या, मतलब क्या चांसेस है कि मैंने रेड कार्ड निकाला, या क्या चांसेस है कि वो किंग जो है वो रेड हो। इस टाइप की चीज़ें पूछ सकता है वो तुमसे, तो वो उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज अब मैं बोलता हूँ कि ये जे क्यू और के, ये जो 3 हैं, ये एक्चुअली में इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? हम लोग बोलते हैं इनको फेस कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जे जो होता है उसको बोलते हैं जैक, क्यू को बोलते हैं क्वीन और के को बोलते हैं किंग। ठीक है, ओके, तो इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। एक और होते हैं जिसको बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। तो ऑनर कार्ड्स में कुछ नहीं, ये ए जो होता है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। तो ए जे क्यू के, ये ना एक तरीके से ऑनर कार्ड्स हमारे वो इंग्लिश वाले हो गए है ना, कि जैसे 2 3 4 नंबर हो गया, और ए जे क्यू के तुम्हारे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाले हो गए। तो टोटल सेट्स कितने हैं इसमें? 13। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। इसमें से ए जे क्यू के को बोलते हैं ऑनर कार्ड्स, जे क्यू के को बोलते हैं फेस कार्ड्स। इसमें 13 सेट्स होते हैं, हर एक सेट का 4 ग्रुप होते हैं। 4 ग्रुप कौन से? क्लब्स, डायमंड्स, स्पेड्स और हार्ट। और टोटल कार्ड्स हमारे 52 हो जाते हैं। इनमें से 52 कार्ड में से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। और क्या भाई साहब, तो इसको तो मैं ऐसा टेबल बना के भी दिमाग में रख सकते हो कि क्लब है, हार्ट है, स्पेड है और डायमंड है। 4 इसमें इक्के हो गए, 4, हाँ, एक को हम लोग इक्का बोलते हैं, है ना। बल्कि हिंदी में बताता हूँ कैसे बोलते हैं, इक्का। अच्छा, 1 तो होता ही नहीं है मैंने अलग दिया एकदम से। हाँ, तो इक्का है ना, दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नहली दस्ती, और फिर उसको बोलते हैं जे, गुल्लू हिंदी में बोलते हैं गुल्लू। क्यू को बोलते हैं क्या? क्यू को क्या बोलते हैं? क्यू को भूल गया मैं, और के को बादशाह बोलते हैं, है ना, बादशाह। क्यू, क्यू को क्या बोलते हैं? रानी? नहीं पता नहीं मैं भूल गया। तो फिलहाल 13 हमारे साइड हो जाते हैं टोटल, इस टाइप से रहता है। तो ये तुम्हारा आपका कार्ड का हिसाब किताब होता है, ये भी पता रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मानना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे 3 मॉडल हो गए। ऑब्वियसली सिर्फ इतना नहीं है, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी में सिर्फ इतना नहीं है, प्रोबेबिलिटी पूरा पीएनसी का भी पापा है, ऐसे मान सकते हो है ना। मतलब पीएनसी जितना इंटरेस्टिंग तुम्हें लगा था, प्रोबेबिलिटी उससे और तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे का तुमको लगने वाला है इंटरेस्टिंग। ठीक है, मानना पड़ेगा इस बात को कि कसम से यार मैथ्स गजब है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे ये तो जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, इन तीनों का मिक्सचर, अगर तुम्हें ये सबसे पसंदीदे चैप्टर लगते हैं अभी तक के, क्योंकि कुछ लोग ऐसे तक होते हैं जो पूरी ज़िंदगी बैठ के बस पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम करते हैं बेसिकली, तो अगर तुम्हें जाना है तो ये एक, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली। ठीक है, हमारे सिलेबस में एक्चुअली में ज़्यादा नहीं है स्टैटिस्टिक्स। वो नहीं तुम जो ऐसे समझ लेते हो, एकदम से नाम लेता हूँ ना मैं तो दिमाग में आता है मीन मोड मीडियन, ना 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 ना, गलत देखा यार तुम। मीन मोड मीडियन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना, ये नहीं है यार इनमें बहुत गंदा इंट्रोडक्शन दिया गया है क्लास 10th और 9th क्लास से। सबसे बोरिंग चैप्टर हम लोगों को लगता था स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअल में जो रियल ब्यूटी है स्टैटिस्टिक्स की वो ये है, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम। फॉर एग्जांपल तुमने यूट्यूब तुम सब लोग चलाते हो, तो उसमें रिकमेंडेशन आते हैं, मतलब हम वीडियो खोलते हैं उसमें तुम देखते होगे, तुम जैसे अपना यूट्यूब ऐप खोलोगे तो तुम्हें जो तुम देखते हो उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन आते हैं। तो पूरा वो डेटा बनता है तुम्हारा, कि वो तो पूरा डेटा एनालिसिस करता है, और फिर प्रोबेबिलिटी से निकाला जाता है कि यार ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, अगर मैं ये अपने यूज़र को रिकमेंड करूंगा, मतलब यूट्यूब बोला है अपने मन में कि अगर मैं ये वीडियो अपने यूज़र को रिकमेंड करूंगा
तो अगर इसके 70% से ज़्यादा चांसेस है कि वो देख लेगा इसको, तो भी मैं उसको रिकमेंड करूँगा। तो ये 70% कहाँ से आएगा ये 70% उसके पास एक्सपीरियंसेस और प्रोबेबिलिटी की स्टडीज से आएगा, जो कि वहाँ के बैठे हुए डेटा एनालिस्ट करते हैं। भाई साहब डेटा, अगर तुम इसको जॉब के परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो करोड़ों में सैलरीज है इनकी, करोड़ों में। भाई साहब सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे जो सबसे कहते हैं ना बर्निंग जॉब चल रही है, वो आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, वो पुरानी जॉब हो गई यार। तो पता नहीं कौन से उसमें चल रही है कि आईआईटी जाएंगे भाई साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे, वो पुरानी जॉब्स हो गई, वो बहुत पहले की बात हो गई, अब तो वो खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। अब नया जो आ चुका है वो डेटा स्टैटिस्टिक्स है, आपका डेटा एनालिसिस। डेटा इज़ द न्यू किंग, ऐसा मान सकते हो तुम। ठीक है, तो जिसको इंटरेस्ट है पीएनसी प्रोबेबिलिटी, वो तो धन्य है इस टाइम पे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ जाए डेटा एनालिसिस के अंदर। और लिटरली उसमें बस यही करना होता है। ठीक है, और भी और इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन होती हैं जो तुम कहोगे यार ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पर ऐसा हो रहा है। मतलब ऐसा वाला है कि तुम्हें हर चीज़ का रीज़न भी नहीं मिलेगा, तुम रीज़न ढूंढोगे। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है ये। ठीक है, और अगर इसको तुम्हें सच में ऑफिशियली तुम्हें जाना है तो इसका कोर्स होता है जिसका नाम होता है बी स्टैट। ठीक है ना, बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का नाम यूज़ करते हैं ना, बच्चे को लगता है मीन मोड मीडियन पढ़ाते होंगे। नहीं 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 भाई, यही पढ़ाते हैं, सिर्फ ये पढ़ाते हैं। पीएनसी प्रोबेबिलिटी, उसका इंट्रोडक्शन भी यही है। पता नहीं क्यों लोग मीन मोड मीडियन पढ़ाते रहते हैं, पागल कहीं के। ठीक है, तो बी स्टैट नाम से कोर्स आता है, जो कि आपका इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स के लिए। प्योर मैथमेटिक्स भी कर सकते हो यहाँ पर जाके, आईएसआई कोलकाता और भी है आईएसआई सीएमआई। ठीक है, तो तुम डेफिनेटली अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा, अगर ये तो चलो अपनी वो वाली बात हो गई, पर अगर किसी को वैसे देखना है तो ऑब्वियसली ओलंपियाड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। KVY, तुम जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, मान लो जेई एडवांस की, तो बहुत ही ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम अभी जेई एडवांस 2020 ले लो, जेई एडवांस 2020, ठीक है, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं, इस चैप्टर से नहीं, 5 क्वेश्चन आए हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। उसमें से 2 क्वेश्चन पीएनसी के आ गए, एक क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का था। ठीक है, और 2 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के थे प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, तुम सोच सकते हो टोटल क्वेश्चन थे 36 में से 5 क्वेश्चन इस सेक्शन में से आए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मोटी सी बुक होती है जिसमें भर भर के फॉर्मूले होते हैं सिर्फ। तुम समझ पा रहे हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पीछे लोग पढ़े रहते हैं, और यहाँ पे पीएनसी बाइनोमियल थ्योरम प्रोबेबिलिटी, जो अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग, इतना प्रैक्टिकल, इतना अप्लाइड सब्जेक्ट है कि रियल लाइफ में लगाया जा सकता है अपनी। तुम अभी लगा भी रहे हो जहाँ तक है ना। तो तुम सोच सकते हो कि कौन से पे ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। और 5 क्वेश्चन जो है वो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम अभी खोल के बैठो, तुम कहोगे भाई क्या है ये कितना सिंपल था ये। ठीक है, पीएनसी का तो अभी हमारा देखते हैं चलो। तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे और तुम बड़े आराम से कर लोगे। प्रोबेबिलिटी अभी मैं पढ़ाऊंगा तो तुम कहोगे भाई ये तो कुछ था ही नहीं, तो स्टैंडर्ड टाइप था ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलो खैर, अब क्वेश्चंस पे आते हैं थोड़ा बहुत। क्वेश्चन क्या, वो सिंपल एग्जांपल्स ही हैं सैम्पल स्पेस के। चलो यहाँ लिखा है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 2 चिल्ड्रंस, एक मिनट, मैंने कुछ क्वेश्चन गलत दिया क्या? अच्छा, मतलब यहाँ पे ये कि मेरे पास 2 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं, मुझे उनमें से 2 चिल्ड्रन उठाने हैं, मतलब 2, कोई भी 2 उठाने हैं। तो भाई हमारे पास 2 बॉयज़ हैं, B1 B2 मान लेते हैं भाई। 2 बॉयज़ तो अलग अलग ही होंगे, और 3 गर्ल्स हैं, G1 G2 एंड G3। ठीक है, तो भैया हमारे पास नेट मिला करके 5 लोग हैं, उनमें से मुझे 2-2 उठाने हैं, सिंपल सी बात है। तो टोटल सैम्पल स्पेस क्या बन सकता है? तो यार बहुत सिंपल है। सैम्पल स्पेस क्या बन सकता है कि भाई या तो पहले वाले में B1 आ जाए और दूसरे वाले में जो तुम उठाओ वो G1 उठा लो, बोलो। या फिर पहले वाले में B1 उठा लो और G2 आ जाए दूसरे वाले में, या फिर पहले वाले से B1 और दूसरे वाले से G3। ठीक है ना, कि B1 G1, B1 G2 एंड B1 G3। पर भैया B1 B2 भी तो आ सकता था, है ना। ये तो उसने कभी बोला ही नहीं कि लड़कियां, मतलब एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए, उसने ऐसा कभी नहीं बोला। ठीक है, तो 4 तो यही हो गए, एंड सिमिलरली 4 ये हो जाएंगे, B2 G1। ठीक है, B2 क्या कहते हैं इसको, B2 G2, है ना। फिर क्या आएगा, B2 G3। फिर क्या आएगा, B2 B1। ये नहीं आएगा इसमें, क्यों नहीं आएगा? अरे यार, तूने 2 बच्चे उठा लिए, अब 2 बच्चों में तूने पहले B1 B2 लिया या B2 B1 लिया, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला कोई भी, है ना। तो कॉम्बिनेशन इज सेम, ये अरेंजमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट पेयर बनाने, तो डिस्टिंक्ट पेयर के हिसाब से आंसर सीधे सीधे आता है 5C2। 5C2 कितना होता है? 5C2 कितना होता है? 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 ये कट गया। टोटल 10 इसके पेयर आने वाले हैं। अब 10 कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 तो आ चुके, 5 6 7, 3 और निकालने हैं। 3 कौन कौन से? भाई लड़कियों में भी तो तुमने शादी नहीं करवाई अभी तक, भाई लड़कियों का सब कुछ हो गया लड़कों के साथ, है ना? अब लड़कियों को अपने अपने में देखते हैं, तो G1 G2 हो सकता है। ठीक है, और क्या बन सकता है? G1 G3 बन सकता है। और आपका क्या बन सकता है? G2 G3 बन सकता है। ये लो तुम्हारे सारे 10 के 10 पेयर बन चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5C2 यानी कि पीएनसी के हिसाब से भी यही होना था कि तुम्हें 5 में से 2 उठाने थे, तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बता देते हैं, हमसे बोला है एक एक्सपेरिमेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन। इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, अच्छा, इफ द नंबर ऑन डाई इज ऑड, टॉस द कॉइन ट्वाइस। मतलब क्या है? देखो, पहले मैंने एक डाई को उछाला, एक अपना वो लिया पासा, उसको उछाल दिया, तो क्या हो सकता है?
ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब सुनो फिर क्या बोला उसने, अगर जो नंबर आया है डाई पे अगर वो इवन है तो मैं ये करूँगा जो ऊपर लिखा है, अगर जो नंबर आया है डाई पे वो ऑड है तो फिर मैं ये करूँगा। ठीक है, तो 1 3 और 5 ये मेरा ऑड है, और 2 और 4 और 6 ये मेरा क्या है, ये मेरा इवन है। तो अगर मैं इवन वाला केस लेता हूँ पहले, तो बोला है अगर इवन है देन क्या बोला हमने, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई, तो हमने वो तो कर दिया। देन टॉसिंग अ कॉइन, तो अगर इवन आया तो एक सिक्के को उछाल। ठीक है, तो अगर सिक्के को उछाल दिया यहाँ पर हमने, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर मेरे पास 2 आया है, ठीक है 2 आया है तो सिक्के को उछालना है, अगर 4 आया है तो भी सिक्के को उछालना है, अगर 6 आया तो भी सिक्के को उछालना है। ठीक है, अगर 1 आया है, 3 आया है, 5 आया है, तो क्या करना है, इफ द नंबर ऑफ डाई इज ऑड देन टॉइस द कॉइन ट्वाइस, तो फिर 2 बार उछालना है ना, दो फिर दो बार उछालना है। ठीक है जी, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा। तो अगर मैंने 2 को पहली बार 2 आ गया, अब मैंने सिक्के को उछाला, तो इस सिक्के को उछालने पर क्या आ सकता है, या तो हेड आ जाए, बोलो, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। सही, तो दो केस बन गए। अगर मैंने मेरा 4 आ जाता मान लो, तो 4 में भी ये होता है ना, फिर मैं सिक्का उछालता तो कितना आता है, या तो हेड आ जाता या फिर टेल आ जाता, तो 4 के साथ फिर क्या जाता, टेल आ जाता। सही है, अगर 6 आता तो मैं फिर से वही करता, तो या तो हेड आ जाता या फिर टेल आ जाता। ठीक है, 1 आ जाता मान लो, यहीं पे लिख देते हैं, उसमें कोई नया तो है नहीं, अगर 1 आ जाता तो 1 के बाद मैं 2 सिक्के उछालता। अच्छा, 2 सिक्के उछालने का क्या केस है माउस, है ना, 2 सिक्के अगर तुम उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो एच एच आ जाए, या तो एच टी आ जाए, या फिर टी एच आ जाए, या फिर हमारा टी और टी आ जाए। तो टोटल 4 केस बनेंगे। तो 1 के साथ क्या हो सकता है कि 1 आ जाए, फिर पहले वाले में एच आ जाए, दूसरे वाले में एच आ जाए, तो 1 एच एच आ जाए, या फिर 1 एच टी आ जाए, या फिर 1 टी एच आ जाए, या फिर 1 टी टी आ जाए। सिमिलरली ये जो 4 केस बने यही 3 के साथ बनेंगे, है ना, क्या क्या, एच एच फिर 3 के साथ बनेगा, एच टी फिर 3 के साथ क्या बनेगा, टी एच फिर 3 के साथ क्या बनेगा, टी टी। ठीक है, आई होप सो ये तुम्हें जो हमारी फीलिंग है वो समझ में आ रही है। एंड सिमिलरली जब यहाँ पे 5 आएगा तो फिर से यही 4 केस बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका टोटल जो है आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा, चाहे 1 आ जाए चाहे 2 आ जाए, मतलब टोटल सैंपल स्पेस का अब तुम्हें शायद धीरे धीरे फील समझ में आने लग गया होगा कि एक एक चीज़ को पकड़ कर नहीं छोड़ना है, मतलब एक एक आउटकम को, किसी को भी छोड़ना नहीं है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है बॉस, किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला समझ में आ गया, और नहीं आया तो अभी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हम लोग इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मज़ा तो आ रहा होगा। द नंबर्स 1 2 3 4, थोड़ा इसको वो करते हैं 1.3 पे डालते हैं। The numbers 1 2 3 4 are written separately on 4 slips of paper। तो एक पेपर के मैंने 4 पर्चियाँ बना ली हैं, एक पर्ची पे 1, दूसरे पे 2 3 4 ऐसे लिख दिया मैंने। फिर द स्लिप्स आर देन पुट इन अ बॉक्स, वो 4 पर्चियों को मैंने बॉक्स में डाल दिया और उनको मिक्स कर दिया, वही लकी ड्रॉ टाइप्स का हो गया। एक आदमी है जिसने 2 स्लिप निकाली हैं बॉक्स में से, है ना, पर्सन ड्रॉस 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये बहुत तुम सुनोगे, वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मान लो ये तुम्हारा वो बॉक्स है, पहली पर्ची ये पड़ी है, दूसरी ये पड़ी है मान लो, तीसरी ये पड़ी है, चौथी यहाँ पड़ी है। मान लो उसने ये वाला निकाला, पहले उसने ये वाली निकाली, तो ये निकालने के बाद उसने ये बाहर रख दी, रिप्लेसमेंट अगर यहाँ लिखा होता है विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैंने मान इसको लिख देते हैं ए, ये लिख दिया बी, ये लिख दिया सी, ये लिख दिया डी। तो अगर तुमने ए वाली पर्ची बाहर निकाल दी, तो अब दूसरी बार में मैं, अब मानो मैंने बी को बाहर निकाला, तो बी को बाहर निकालने से पहले ये ए वाली मैंने वापस इसी के अंदर डाल दी। तो इससे फर्क क्या पड़ा, मैं तुम्हें बताता हूँ फिर से हुआ क्या। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा बॉक्स था, इस बॉक्स को मान लेते हैं ऐसे, एक पे लिखा है 1, दूसरे पे लिखा है 2, तीसरे पे लिखा है 3, ठीक है, और इस पे लिखा है चौथा। ठीक है, तो मान लो तुमने 1 को बाहर निकाला, जब तुमने 1 को बाहर निकाला, फिर तुमसे बोला क्या कि तुम्हें 2 को बाहर निकालना है, तुम्हें 2 स्लिप्स को बाहर निकालना है। तो अगर तुमने 1 को बाहर निकाल लिया, तो अगर किसी ने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि 1 मेरा बाहर आ चुका, तो मेरा अब मेरे डिब्बे के अंदर क्या है, अब मेरे डिब्बे के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये हैं, कौन कौन से, 2 3 और 4, क्योंकि 1 तो बाहर आ चुका है। अब मैंने 2 को बाहर निकाल दिया और इसमें भी मैंने कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया, तो अब मेरे डिब्बे में कितने बचे, अब मेरे डिब्बे में सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 बचे, तो इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट जो है वो थोड़ी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि वो हमारा गेम में जो इंटरेस्ट है वो उतना ही बना रहने देती है। कैसे, देखो यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, पहले मैंने 1 को बाहर निकाल दिया, तो अभी के लिए तो 1 मेरे डिब्बे में नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे पास डिब्बे में कितने हैं, अभी के लिए मेरे पास डिब्बे में कितने हैं, 2 3 4, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर है 1। अब किसी मुझसे बोला भाई तुझे 2 निकालने थे, एक नहीं। तो जब वो दूसरी बार उछालेगा, सॉरी, जब वो दूसरी बार निकालेगा, तो वो 1 को वापस डाल देगा अंदर ही। तो उसने वापस 1 को अंदर डाल दिया, तो भाई साहब 1 हमारा वापस आ चुका है अंदर। अब इस इंटरमीडिएट सिचुएशन के अंदर डिब्बे के अंदर उतने ही ऑप्शन थे जितने पहले थे, पहले भी 1 2 3 4 था, अब भी 1 2 3 4 है। अब मान लो क्या हुआ, अब मैंने दूसरी बार निकाला, तो हो सकता है मैंने कुछ भी निकाल सकता हूँ, हर बार 2 थोड़ा निकलेगा, हो सकता है कि 4 निकल जाए। ठीक है, तो अब डिब्बे में क्या है, अब डिब्बे में फिर से कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब डिब्बे में 1 2 3 है और बाहर क्या है, बाहर मेरा 4 है। तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि तो जितनी बार एक्सपेरिमेंट करेगा उतनी बार सेम चीज़ रहेगी, सेम सिचुएशन रहेगी, एग्जैक्टली सेम।
कि डिब्बे के अंदर 1 2 3 4 था, तो जब तुम दूसरी बार उछालोगे तब भी 1 2 3 4 था, और जब तुम तीसरी बार उछालोगे तब भी 1 2 3 4 था। तो जब वो बोलेगा विद रिप्लेसमेंट, तो उसने क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना दिया एक्चुअल में। पर यहाँ तो उसने मुझसे क्या बोला, बहुत ही सिंपल था कि हमने हमारे डिब्बे के अंदर 4 स्लिप हैं, 1 2 3 और 4। इसमें से मैं कोई भी 2 बाहर निकाल रहा हूँ। पहले मैंने किसी एक को बाहर निकाला और उसको बाहर ही रहने दिया, और फिर मैंने दूसरी वाले को भी बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके आ सकते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, दैट इज दी क्वेश्चन। तो सैम्पल स्पेस तो बहुत ही सिंपल बनेगा बॉस, है ना। तो क्या हो सकता है, सोच के देखो। पहली बार में अगर तुमने मानो 1 बाहर निकाला, तो दूसरी बार में क्या बाहर आएगा, 1 तो पक्का बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 1 तो बाहर निकल चुका। अब डिब्बे के अंदर क्या रह गया, अब डिब्बे के अंदर रह गया 2 3 और 4। तो क्या आ सकता है कि 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, या फिर 4 आ जाए। एक और क्या बन सकता है कि बॉस तुमने जब पहली बार में निकाला था तो 1 बाहर नहीं आया ही नहीं, पहली बार हो सकता है तुम्हारा 2 निकल के आ गया। अब 2 के साथ क्या आ सकता है, हो सकता है 1 आ गया, या फिर 2 के साथ 3 आ गया, या फिर 4 आ गया। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। फिर अगर तुमने 3 को बाहर निकाला, अच्छा एक मिनट, तुम्हें इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं हो रही ना कि 1 2 और 2 1 तो सेम ही केस है? ना 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 ना, ये सेम केस नहीं है। ये क्यों नहीं है सेम केस? क्योंकि इस वाले के अंदर हम ये चीज़ मान रहे हैं कि तूने पहले कौन सा निकाला, फिर तूने दूसरा कौन सा निकाला। तो इस वाले में तो पहले 1 आया, दूसरे वाले में 2 आया, और इस वाले में पहले 2 आया फिर 1 आया। तुम यहाँ पे ग्रुप नहीं बना रहे हो, यहाँ पे एग्जैक्टली काउंट किया जा रहा है कि पहले क्या आया। ठीक है, तो फिर क्या आएगा भाई साहब, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, या फिर 3 4 आ सकता है। 3 3 आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता 3 3। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 3 3 में दिक्कत ये है कि क्योंकि तुम 3 की पर्ची बाहर निकाल चुके, अब वो तुमने अंदर नहीं डाली, तो 3 तुम दोबारा कैसे निकाल लोगे जब वो है ही नहीं डिब्बे के अंदर। तो अच्छा, इसके बाद क्या सकता है, 4 1 4 2 एंड 4 3। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल सा सैम्पल स्पेस हो गया इस वाले का। ये तुम्हारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी क्वेश्चन में वही कर देता हूँ, क्या विद रिप्लेसमेंट। अब क्या करेंगे, तो विद रिप्लेसमेंट का केस क्या है बॉस, देखो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ। यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4। तो हो सकता है कि तुमने पहली बार निकाला हो तो तुम्हारा 1 आ गया हो। ठीक है, 1 आ गया, तुमने 1 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, पर अब जब तुम दोबारा निकालोगे तो तुम 1 को वापस अंदर ही डाल दोगे। तो जब तुम दोबारा निकाल रहे हो तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, हो सकता है वापस 1 आ जाए, या हो सकता है 2 आ जाए, या हो सकता है 3 आ जाए, या फिर हो सकता है 4 आ जाए। यानी कि 1 1 इज नाउ पॉसिबल, दोबारा 1 निकल सकता है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि तूने 1 वाली पर्ची जो निकाली थी वो तूने वापस डाल दी। ठीक है, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 इज पॉसिबल, बस यहाँ पे 1 1 एक्स्ट्रा लिख देते हैं। अच्छा, फिर 2 1 क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, तुमने पहले 2 निकाली, फिर अगली बार में तुमने 2 को वापस डाल दिया, पर अब तुमने निकाला 1, तो क्या दिक्कत है? क्या 2 2 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि तुमने 2 को बाहर निकाला, पर दोबारा निकालने से पहले तुमने वापस अंदर डाल दिया, तो चारों कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं। तो हम इससे ये समझे कि 2 2 यहाँ पर आ सकता है, 3 3 आ गया, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, और हमारा 4 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो ये हमारा टोटल सैम्पल स्पेस हो जाएगा अगर विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन होता तो। चलो जी, ये हमारा हो गया, हमें समझ में भी आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ वाले में क्या है बॉस, अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, इफ द रिजल्ट इज हेड, अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग लिखते हैं बड़े। एक सिक्का है, उसको हमने उछाला है, तो यहाँ पे हेड आ गया या तो टेल आ गया। अगर हेड आया है, अगर हेड आया है तो एक डाई ले, एक वो ले, पासा ले और उसको उछाल दे। तो क्या क्या आ सकता है, अगर तुमने एक डाई को उछाल दिया तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इफ द डाई शोज अप इन इवन नंबर। अच्छा, तुम और आगे जा रहे हो, हमने अभी टेल की तो कोई बात ही नहीं करी है। अगर तुम और अगर अगर टेल आया तो हमें कुछ पता नहीं क्या करना है अभी। उन्होंने बोला क्या है, ये इफ द डाई शोज अप इन इवन नंबर, तो ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6। तो अगर उसने एक इवन नंबर शो करा है, देन डाई इज थ्रोन अगेन। बहुत बढ़िया, तो मैंने फिर से एक डाई उछाल दिया, तो फिर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6, इधर भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, इधर भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ गया। तो मैंने एक सिक्का उछाला, हो सकता है टेल आ जाए। अगर टेल आ गया, अब मैं कुछ नहीं करना, अब मेरे को कुछ करना ही नहीं है, टेल आ गया, बात खत्म। या हो सकता है हेड आ जाए। अगर हेड आ गया, अब हेड कभी अकेला नहीं आएगा, क्योंकि हेड के साथ में हेड के साथ साथ में पूरी हिस्ट्री लेकर चल रहा हूँ। हेड के साथ साथ में मैं एक डाई को उछाल रहा हूँ। तो अगर हेड तुमने उछाला और डाई आ गया, तो डाई उछालते क्या आ गया, 1 आ गया, तो कुछ नहीं करना, 1 आ गया क्योंकि ऑड है, तो ऑड के लिए हमें कुछ नहीं करना इसके आगे। ठीक है, हो सकता है कि 3 आ जाए, तो फिर से मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि वो भी ऑड है। या तो हो सकता है 5 आ जाए, तो वो भी ऑड है, हमें उससे कोई कुछ कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। या क्या हो सकता है कि 2 आ जाए। अगर 2 आ गया, अगर 2 आ गया तो फिर से मैं एक डाई को फिर से रोल करने वाला हूँ। अगर मैंने फिर से रोल किया, अगर मैंने फिर से रोल किया, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 केसेस बन गए। कौन कौन से, H2 1, है ना, कि तीसरे वाले डाई जो है, जो तीसरा हमारा केस है, उसमें कुछ भी आ सकता है 1 से लेकर के 6 तक। तो H2 2 H2 3 H2 4 H2 5 H2 6। एंड सिमिलरली ये ऐसे जाएगा H3। अच्छा, 3 वाला केस तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, एक्जैक्टली सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 की जगह हो सकता है तुमने 4 उछाला हो, तब भी यही होगा।
है ना, तब भी यही होने वाला है, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर ऐसे ही सिमिलरली अगर तुमने 6 करा होगा, क्योंकि वो भी इवन है, तो h 6,1 h 6,2 एंड सो ऑन। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस इस वाले एक्सपेरिमेंट का हो जाएगा। फिफ्थ वाले को, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस। ओके, तो इन्होंने बोला कि तुम्हें एक डाई को तब तक रोल करना है जब तक 6 ना आ जाए। तो हो सकता है पहली बार में 6 आ जाए, या हो सकता है कि क्या हो सकता है कि तुम्हें 2 बार रोल करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ कि एक डाई है, तुमने उसको रोल किया, हो सकता है पहली बार में 6 आ गया, या हो सकता है पहली बार में 6 ना आया हो, पहले 1 आया हो और फिर 6 आ गया। समझ में आया? नहीं आया? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा ये बिल्कुल कोई वाला क्वेश्चन है कि इसको एक सिक्के को तब तक उछालो जब तक हेड ना आ जाए, है ना, उसी टाइप का केस है बिल्कुल ये। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि हो सकता है पहली बार में 6 आ गया, तुमने पहला मतलब एक डाई को रोल किया और 6 आ गया, या क्या हो सकता है तुमने पहली बार रोल किया तो 1 आया, पर दूसरी बार में 6 आ गया। ये हो सकता है कि पहले बार तुमने रोल किया तो 2 आया हो और फिर 6 आ गया हो, या फिर 3 आया हो, 3,6 हो गया, 4,6 हो गया, 5,6 हो गया, है ना, 6 चाहिए हमें अल्टीमेटली, या फिर 6,6 हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है कि तुमने पहली बार जब तुमने 2 बार रोल किया, तुमने 2 बार जब रोल किया, मान लेते हैं कि पहली बार जब तुमने रोल किया 1, दूसरी बार में भी आ गया 1, पर तीसरी बार में आ गया 6। समझ में आ रही है बात, ये बात समझ में आ रही है। और क्या हो सकता है कि तुमने पहली बार में रोल किया तो पहली बार में तो 1 आया, फिर 2 आ गया, फिर 6 आ गया। तो ये समझ में आ रही है 1,1 ये 1,2 एक्चुअल में क्या चीज़ है, ये एक्चुअल में ये है, ये 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 हो क्या रहा है, पहली बार में 1 आ गया, दूसरी बार में 1 आ गया, तीसरी वाले में 6 आ गया। ठीक है, पहली बार में 1 आ गया, दूसरी वाले में 2 आ गया, तीसरी वाले में 6 आ गया। 1 3 6 1 4 6 1 5 6 1 6 6, बिल्कुल नहीं। तुम फ्लो में गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि 1 6 की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना आगे जाने की, क्योंकि दूसरी बार में 6 आ गया। वो वाले केसेस तो हम लोगों ने ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं। तुम देखो ना, वो वाला केस तो हम लोगों ने ऑलरेडी काउंट कर लिया है यहाँ पर, ये देखो 1,6 वाला। तो 1,1,6 1,2,6 ऐसे करते करते 1,5,6 तक जा सकता है। सिमिलरली इधर क्या हो सकता है, 2,1,6 2,2,6 एंड सो ऑन टिल 2,5,6 एंड सो ऑन। तुम दो तो कर सकते हो, ऐसे 3 3 के बार बना सकते हो। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये भी तुम्हारा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे बन जाता है कि इन्फिनिटी सेट बन रहा है यहाँ पर, है ना, कि सैम्पल स्पेस हमारा इन्फानाइट है सीधे सीधे। ठीक है, इतने सारे आउटकम्स आ गए कि इन्फानाइट है वो हमारा। ठीक है, चलो जी, बढ़िया। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अब ये वाला देख लेते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग लग रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन। बोला है कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन अ रूम पी एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स आर इन रूम क्यू। ठीक है, तो एक रूम पी मान लेते हैं और एक रूम क्यू मान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 बॉयज़ हैं B1 B2 और 2 गर्ल्स हैं G1 G2। और अगले वाले में क्या है कि एक तो बॉय है और 3 गर्ल्स हैं G1 G2 एंड G3। ठीक है, ठीक है जी, परफेक्ट। इनफैक्ट मेरे को नेम ही गलत करना चाहिए, क्योंकि ये G1 और G1 सेम हो जाएगा ना, वरना किसी को लगेगा एक लड़की 2 जगह पे कहाँ से आ सकती है। सही है, तो एक मिनट, इस वाले बॉय को बोलते हैं B3, इसको बोलते हैं G3, इसको बोलते हैं G4 और इसको बोलते हैं G5। ठीक है, अब सही है। तो उन्होंने बोला राइट द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। तो पहले तो एक रूम सेलेक्ट करो। तो तुम पी और क्यू में से कौन सा सेलेक्ट कर सकते हो, तुमने मानो पी सेलेक्ट करा। तो पी के साथ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक पर्सन को सेलेक्ट करूंगा। तो पी में से कितने कॉम्बिनेशन है, B1 B2 G1 G2। ठीक है, तो तुम हो सकता है तुमने B1 चूज कर लिया। ठीक है, या फिर हो सकता है कि तुमने पी में से B2 को चूज किया, या फिर तुमने पी में से G1 को चूज किया, या फिर तुमने पी में से G2 को चूज किया। अगर तुमने क्यू रूम किया होगा तो क्या चूज कर सकते हो, B3 को, या फिर QG3, या फिर QG4, या फिर QG5। तो ये तुम्हारा टोटल सैम्पल स्पेस आ जाएगा। तो अब हमसे बोला गया है कि देयर आर 3 कलर्ड डाइस ऑफ रेड वाइट एंड ब्लैक कलर। तो हमारे पास 3 डाइस हैं, पर डाइस का कलर चेंज कर दिया। पहले वाले का रेड कलर है, दूसरे का वाइट है, तीसरे का ब्लैक कलर है। बोला गया दीज डाइस आर प्लेस्ड इन अ बैग। एक बैग के अंदर इन 3 को डाल दिया। एक डाई को मैंने ड्रॉ किया रैंडमली फ्रॉम द बैग, और इसको मैंने रोल कर दिया। तो उसका कलर और उसका जो नंबर है अपर मोस्ट फेस का, इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन है एक्चुअल में क्योंकि अगर मैंने ड्रॉ किया है ना, मैंने मेरा जो बैग है इसमें एक रेड कलर का है, एक आपका वाइट कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। तो हो सकता है कि तुमने रेड वाले को तुमने निकाला होगा, और जब तुमने रेड वाले को निकाला है तो इत्तेफाक से उसके टॉप पे जो तुम्हें दिख रहा था वो 1 दिख रहा था, तो R,1 हो जाएगा। या क्या हो सकता है कि तुमने ड्रॉ किया पर तुम्हें टॉप पे क्या दिख रहा था, 2 दिख रहा था, तो R,2 आ सकता है, फिर R,3 आ सकता है, एंड सो ऑन टिल R,6। सिमिलरली हो सकता है कि तुमने आर यहाँ ड्रॉ किया हो, तुमने वाइट को ड्रॉ किया हो, तो Y,1 आया होगा बाहर, और ये हो सकता है Y,2 बाहर आया हो, एंड सो ऑन टिल Y,6। एंड सिमिलरली ब्लैक हो सकता है ब्लैक बाहर आया हो, तो ब्लैक,1 एंड डॉट डॉट ब्लैक,6। ठीक है, तो बस ये इसके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे।
तो समझ में आ रहा है कि आंसर इतना छोटा सा है है ना, और लिखने में कितनी मेहनत लगी होगी, इतना बकवास क्वेश्चन, इतना लंबा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं जी, है ना। पर मेरे हिसाब से अब काफ़ी लोगों का दिमाग खुलने लग गया होगा कि एक्चुअल में ये सैम्पल स्पेस का माजरा है क्या। मैं शर्त ला के कह रहा हूँ, लोग सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल कराते हैं, उस टाइम तक लगता है यार हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, और फिर जब किसी टफ क्वेश्चन पे चले जाते हैं उनका दिमाग फट के हाथ में आ जाता है, बिल्कुल फट जाता है दिमाग, अरे भैया ये हो क्या रहा है कि सैम्पल स्पेस तो ये हुआ करता था, ये कैसे हो गया ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें इतने सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ कि दिमाग में एग्जॉस्टिवली समझ में आ जाए कि एक्चुअल में यार ये सैम्पल स्पेस है क्या, जिससे कि मैं जब मैं आगे तुम्हें कुछ कोई खतरनाक टफ क्वेश्चन कराऊँ तो तुम्हें इतने ज़्यादा क्लियर हो फंडामेंटली कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और शायद तुम्हें शक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने तुम्हें पीएनसी कराया है मेरे साथ, तो शायद तुम आप क्लियर हो जाना चाहिए कि इस टाइप के टॉपिक्स, है ना, शायद समझ गए हो तुम। तो एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट of boy girl composition of families with 2 children. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in the order of their births? तो कुछ नहीं है कि बकवास करी है इसने, मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। वो ये बोलना चाह रहा है कि फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा होगा फिर दूसरा बच्चा होगा, तो पहला बच्चा ये तो हो सकता है लड़का हो, या हो सकता है दूसरा बच्चा लड़का हो, है ना। अगर पहला बच्चा लड़का हो गया तो दूसरा लड़का गर्ल होगा, ये हो सकता है कि भाई पहला बच्चा लड़का दूसरा भी लड़का हो जाए, है ना, ये भी हो सकता है, मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, ऐसा वाला केस है, ऐसा उन्होंने बोला है। ट्रांसजेंडर का कोई केस नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, पर उन्होंने बोला है। तो बॉय होगा या गर्ल होगा 2 बच्चों में, और बर्थ के हिसाब से तुम्हें बता रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि भाई पहले हो सकता है पहले लड़का हो जाए, है ना, फिर दूसरे वाले में भी लड़का हो जाए, है ना, फिर क्या हो सकता है कि पहले तो लड़का ही हुआ फिर दूसरे वाले में भी लड़का हो गया, सॉरी लड़की हो गई, फिर क्या हो सकता है, हो सकता है पहली वाले में लड़की हुआ, है ना, कि भाई पहली, इसको हम G2 बोलेंगे क्योंकि बाद में हुआ है, क्या हो सकता है कि पहली वाले में लड़की हो जाए और फिर बाद में लड़का हो जाए, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि पहले भी लड़की हो और बाद में भी लड़की हो, तो ये टोटल 4 हमारे सैम्पल स्पेस बनेंगे। बोलो सही है, 4 हमारे एलिमेंट्स आ गए सैम्पल स्पेस के अंदर, यही 4 केस बन सकते हैं और कोई केस नहीं बन सकता, ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या बोला है, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली। इसका क्या मतलब है कि मुझे ये जानना है कि यार मुझे इस चीज़ का सैम्पल स्पेस जानना है कि मेरी फैमिली में एक्चुअल में लड़के कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। तो यार हमने अभी भी देखा है हमारा क्या आ रहा था, इधर दोनों बॉयज़ रहते हैं, या फिर एक बॉय रहता है बाद में लड़की हो गई, या फिर पहले लड़की हुई फिर बाद में लड़का हुआ, या फिर दोनों लड़के हो जाए, है ना। तो इसमें तो यार एक ही बॉय नहीं हुआ, तो बॉय हो सकता है 0 हो जाए, या फिर हो सकता है एक ही बॉय हो, तुम देख सकते हो इसमें सिर्फ एक ही बॉय है और इस वाले केस में भी सिर्फ एक ही बॉय है, और इस वाले में 2 बॉयज़ हैं। तो हो सकता है या तो हमारी फैमिली में एक लड़का हो, या एक भी ना हो, या फिर 2 लड़के हो, तो यही हमारा 3 हमारे सैम्पल्स भी बन जाएंगे इस वाले एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। अब तुम्हें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगा होगा अभी तक जितने जितने हम लोग करते हुए आ रहे हैं, तो यही मैं कराना चाह रहा था कि जितने तुम क्वेश्चन कर लेते हो उतना तुम्हारा दिमाग खुलने लगता है धीरे धीरे कि अच्छा सैम्पल्स में ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है जी। तो आई होप सो ये तुम्हें समझ में आ गया है। चलो अब इधर आ जाते हैं नाइन्थ वाले में, क्या भाई नाइन्थ वाले में क्या पूछा उसने। हाँ, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है एक लॉट में से, लॉट मतलब ऐसे मान लो, चलो बैग मान लो तुम, एक बैग में से 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है रैंडमली, और उन ऑब्जेक्ट्स को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट कैसे कर रहा हूँ कि वो डिफेक्टिव है या फिर डिफेक्टिव नहीं है। अगर डिफेक्टिव होगा तो मैं बोलूँगा डी, और अगर डिफेक्टिव नहीं होगा, नॉन डिफेक्टिव है, तो उसको बोलूँगा मैं एन। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या है। तो ऐसा हो सकता है कि तुमने 3 ऑब्जेक्ट्स को टेस्ट किया, तो पहला वाला भी डिफेक्टिव आ गया, दूसरा वाला भी डिफेक्टिव है भाई साहब, तीसरा वाला भी डिफेक्टिव है। समझ में आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है ना, और क्या हो सकता है एक्चुअल में, ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हारे पास 3 सिक्के हैं, पहले सिक्के का या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, वही सारे आउटकम्स लिखने वाला हूँ मैं, वही बिल्कुल वही चीज़ है। तो उसमें एक्चुअल में आंसर कितना आ रहा था, 2 का क्यूब यानी कि 8 आने वाले हैं। तो तुम देखना इसमें भी ये होगा कि भाई 3 है ना, ये क्या हो सकता है कि पहले 2 तो डिफेक्टिव आ जाए और दूसरा वाला है ना, तीसरा वाला आपका नहीं है डिफेक्टिव, या क्या हो सकता है कि ऐसा हो जाए, है ना, या फिर क्या हो सकता है एन डी डी ऐसा हो सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे 8 का आउटकम्स बन सकते हैं। लिखने का सबसे सिंपल तरीका क्या रहेगा, इसको ऐसे कर लो, पहला वाला मानो ऐसे डी एन 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 एन, ठीक है। तो जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी वो हर जगह अप्लाई होती है, यहाँ हो जाएगा डी डी एन एन, डी डी एन एन, फिर क्या रहेगा डी एन डी एन डी एन डी एन। ये तुम्हारे सारे के सारे 8 के 8 आउटकम्स आ चुके हैं, कि या तो चारों डिफेक्टिव, या फिर पहले 2 डिफेक्टिव आए और तीसरा वाला आपका नॉन डिफेक्टिव है। फिर ये जितने भी आपके आउटकम्स तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही आ सकते हैं, दैट इज दी सैम्पल स्पेस, ठीक है। आई होप सो कि ये बारे में तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि कैसे वो जो सिक्का वाला एग्जाम्पल है वो सिर्फ सिक्कों वाले क्वेश्चन में काम में नहीं आएगा, अब वो इस टाइप के हर केस में आ सकता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे देगा वो, और उस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए वो कोई भी क्वालिटी डिफाइन कर सकता है। मानो यहाँ पे डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की जगह ऐसा होता कि या तो वो रेड कलर का होगा या फिर वो व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो तुम बोलते हैं आर डब्ल्यू 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 आर डब्ल्यू, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया ना। तो सिक्के में दो दो केसेस थे। सिमिलरली जैसे वो तुम्हारा डाइस है, तो डाइस में 6 केसेस थे, तो अगर यहाँ ऐसा होता कि 3 ऑब्जेक्ट है, यहाँ होता है या तो वो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा, या हो सकता है कि मार्जिनली डिफेक्टिव है, कि भाई बीच में थोड़ा मतलब डिफेक्टिव मतलब पूरा खत्म नॉन डिफेक्टिव मतलब कि बिल्कुल सही है, और बीच वाला कि यार थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ है, बाकी सब कुछ सही है इसमें, तो उसको मैंने बोल दिया मी, एम बोल दिया एम, ठीक है। तो एन एम डी, अब 3 केसेस हैं हर एक के लिए, तो अब इसके आंसर कितने बनेंगे। जब 2 थे तो 2 का क्यूब था, जो तुम्हारा डाइस था उसमें 6 केसेस थे, तो आंसर कितना था 6 का क्यूब, तो इसमें 3 है तो आंसर कितना आएगा 3 का क्यूब,
ठीक है, तो इसमें आता कितना आता अगर मैं इस वाले को लेता NMD वाले में, ठीक है, तो मेरे को जैसे मैंने डाइस को निकाला था ना, बिल्कुल वैसे ही करना पड़ता है इस वाले को, ठीक है, पर अभी उसने पूछा नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनता करने का, ठीक है। मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि वो तुमसे ऐसा कुछ भी कर सकता है, तो तुम्हें जो मैंने तुम्हें सिक्के और डाइस की तरह बताया है वो तुम्हें उसको दिमाग लगा कर रख के रखना है दिमाग के अंदर। चलो फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, ये 10th वाला। अ डाई इज रोल्ड, ठीक है, एक डाई है उसको मैंने रोल किया है। इफ इट इज इवन, तो अगर वो अगर वो इवन आ गया है ना, अगर वो इवन आ गया तो मैं एक सिक्के को उछालूंगा। अ कॉइन इज रोल्ड रिपीटेडली अंटिल अ टेल शोज अप। अच्छा एक मिनट, तो एक डाई मैंने रोल किया तो उससे या तो ऑड वाले आएंगे या फिर हमारे इवन वाले आएंगे, ठीक है। इवन में क्या आ सकता है 2 4 6, या फिर क्या आ सकता है ऑड वाले आएंगे 1 2 3। तो 1 2 3 के बारे में तो कोई बात करी नहीं है, अभी उसने इवन वालों के बारे में बात करी है। तो अगर इवन वाले आ गए तो मैं एक सिक्का उछालूंगा। सिक्का मुझे तब तक उछालना है बॉस, सिक्का मुझे तब तक उछालना है जब तक टेल ना आ जाए। तो तुमने देखा होगा कि ये वाला क्वेश्चन है जो हम लोग कर चुके हैं एक्चुअल में। तो इसमें क्या आंसर आएगा, देखो माना हमारा 2 आ रहा था, तो 2 के बाद क्या आ सकता है, या तो सीधे सीधे टेल आ जाए, या फिर 2 के बाद पहले एक बार हेड आ गया और फिर टेल आ गया। या क्या हो सकता है कि पहले 2 में हेड आए और फिर बाद वाले में टेल आ जाए, है ना। फिर क्या हो सकता है 2 के साथ में कि 3 बार तो हेड आ गया और चौथी बार में टेल आ गया। ये ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक। यही सेम केस बनेंगे 4 के साथ, 4 टेल, है ना, ऐसी वाला। फिर HT, है ना, एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर 6 के लिए भी सेम केस बनेगा, 6 टेल 6 HT एंड सो ऑन टिल ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक। ये हम सैम्पल स्पेस लिख रहे हैं अपनी कंडीशंस के लिए। तो 2 4 6 को तो हमने लपेट दिया। अब उसने क्या बोला है कि अगर डाई का आंसर है ऑड, है ना, अगर वो ऑड है यानी कि 1 3 और 5, अगर ऐसा वाला है तो क्या होगा, इफ इट्स ऑड अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक। एक कार्ड निकाला जा रहा है डेक में से ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, एक मिनट, इसको मैं ज़रा सही देखता हूँ, ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब हम कार्ड्स पे जा रहे हैं। ओके परफेक्ट। तो अगर मैंने इसमें से मानो 1 आ गया मेरे पास, तो अब मेरे पास जो 52 कार्ड्स का डेक है ना, उसको हम डेक बोलते हैं। 52 कार्ड्स के जो सेट होता है उस पूरे को डेक बोलते हैं। तो 52 कार्ड्स का जो डेक है उसमें से मैंने निकाला है, कार्ड को निकाला है। तो जो तुमने कार्ड निकाला है, जो तुमने कार्ड निकाला है, मतलब तुम्हारे 52 कार्ड्स हैं ये, ठीक है। 52 बनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते बहुत सारे 52 कार्ड देखो मैं तुम्हारे सामने। इसमें से अगर एक स्पेड आएगा, स्पेड क्या होता था वो, ये वाला, ठीक है। क्या गजब भाई याद बनाया मैंने, एक मिनट रुक जाओ, वेट अ सेकेंड, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो तुम्हारा ये जो चीज़ है ये हमारा आ रहा है कि इफ़ इट्स अ स्पेड, अगर वो स्पेड है तो फिर 2 डाइस को फिर से रोल किया। अरे भाई साहब ये तो बहुत टफ हो गया, है ना। कि अगर मैंने अगर मेरा 1 आ गया, पहला पॉइंट मेरा 1 आया था, उसके बाद 52 कार्ड्स में से अगर मेरा स्पेड आ गया, अगर स्पेड नहीं आया तो, अच्छा अगर स्पेड नहीं आया, अगर क्लब आ गया, अगर देखो अगर स्पेड आया तो ये करो, अगर क्लब आया तो ये करो, और बाकी अगर मानो पान आ गया, ठीक है, या फिर तुम्हारी क्लब क्या होता है, क्लब होती है चिड़ी, चिड़ी मतलब ये, ठीक है, और तुम्हारा ये ईट, इसलिए तो कुछ बोला ही नहीं है उसने, है ना, इसलिए तो उसने कुछ बोला ही नहीं है। तो अगर 1 आ गया, अगर 1 आ गया तो मैं डेक में डालूंगा। अगर डेक में मेरे पास ये आ गया, हार्ट आ गया, तो मुझे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर 1 आ गया और ये डायमंड आ गया तभी मेरे को कुछ भी नहीं करना। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 3 वाले भी ऐसे लिख देते हैं कि अगर 3 में अगर मैंने हार्ट आ गया तो मुझे कुछ नहीं करना, डायमंड आ गया तब भी मेरे को कुछ नहीं करना। अगर मेरे पास 5 है और 5 में भी हार्ट आ गया तो मुझे कुछ भी नहीं करना, अगर 5 आ गया और उसमें डायमंड है तो भी मुझे कुछ नहीं करना। पर अगर मेरा 1 आ जाए और उसके साथ में चिड़ी आ जाए, चिड़ी, चिड़ी का पत्ता आ जाए, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, चिड़ी के साथ मेरे को बहुत सारे केस बन जाएंगे, क्योंकि अगर इफ इट्स अ चिड़ी, अ डाई इज रोल्ड रिपीटेडली अंटिल वी गेट अ 5। भाई साहब, भाई साहब क्या क्वेश्चन बन गया ये। तुम्हें ये वाला क्वेश्चन याद है वो 6 वाला, कहाँ गया वो 6 वाला क्वेश्चन कि एक डाई को तब तक रोल करना जब तक 6 ना आ जाए। ये वाला क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, कहाँ गया यार, ये रहा। अ डाई इज थ्रोन अंटिल अ 6 कम्स, ठीक है। इसके जितने भी सारे केसेस हैं, जितने भी आए थे ना, पूरा इन्फिनिट सेट आ गया था, कौन कौन सा, कि भाई या तो डायरेक्टली 6 आ जाए, है ना, मैं 5 की बोल रहा हूँ कि या तो डायरेक्टली 5 आ जाए, या तो डायरेक्टली 5 आ जाए, या फिर क्या हो सकता है पहले वाले में बनाए फिर 5 आ जाए, या फिर 2,5 आ जाए, या फिर 3,5 आ जाए, या फिर 4,5 आ जाए, या फिर 6,5 आ जाए। 5,5 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पहली बार में 5 आ गया तो रुक गए। अच्छा और क्या हो सकता है कि 1,2,5 आ जाए, या फिर 1,1,5, पहले ये लाना था 1,1,5, या फिर 1,2,5, या फिर 1,3,5, या फिर 1,4,5, या फिर 1,6,5 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे केस बन जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो ये जो सारे केसेस हैं ये जो सारे केसेस हैं ये मैं इसके अंदर ला रहा हूँ, इसकी छत्र छाया के अंदर। मतलब कि अगर 1 के अंदर पान आ गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया काम। 1 के अंदर ईट आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 के अंदर अगर क्लब आ गया ना बॉस, अगर ये आ गया, चिड़ी आ गई, तो इतने सारे केस बन जाएंगे। कौन कौन से, या तो 1 के साथ ये आ जाए सीधे सीधे 5 आ जाए डाई के अंदर, ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए कि क्या हो जाए, क्या कहते हैं इसको, 1,5 आ जाए, या फिर
ये चिड़ी को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 1 कॉमा ये चिड़ी आ जाए और यहाँ पे 2,5 आ जाए, ठीक है, एंड सो ऑन, ये ऐसे इन्फिनिट केसेस बन जाएंगे। ये सारे केसेस कौन से बनने वाले हैं, ये सारे हमारे ये वाले केस बनेंगे, ठीक है बिल्कुल। अच्छा ये तो मैंने 1 के साथ लिए। सिमिलरली ऐसा भी होगा जब 2 के साथ चिड़ी आएगा, जब 2 के साथ चिड़ी आएगा, जब 2 के साथ चिड़ी आएगा तब भी आपके सारे केसेस ऐसे आ जाएंगे कि 5 आ जाएगा और उसके भी सारे इन्फिनिट केसेस आ जाएंगे। सिमिलरली जब सॉरी 2 नहीं, ये 3 के साथ होगा क्योंकि ऑड हमें चाहिए था। यहाँ पे अगर 5 हो गया फिर यहाँ पे चिड़ी ऐसे आएगा और फिर 5 वाले केसेस हमारे सारे के सारे इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। तो ये तो चिड़ी वाला हो गया। फिर क्या होगा कि कभी 1 के साथ वो भी आएगा आपका ये हुकुम, ठीक है ना, ये कभी हुकुम भी आएगा। अगर स्पेड आ गया है ना हुकुम, तो 2 डाई रोल करोगे तुम। अब 2 डाई रोल करेंगे तो हमें 36 केसेस आ जाएंगे। तो हमें पता है ऑलरेडी कि 1 हुकुम क्या क्या आ सकता है, या तो 1,1 आ जाए है ना, या फिर 1 कॉमा हुकुम है ना, और क्या आ सकता है 1,2 आ सकता है, एंड सो ऑन कितने 36 केसेस बन जाते हैं इस वाले में। सिमिलरली अगर 3 हो गया और फिर से हुक्म आ गया तो फिर से इसमें भी क्या बनेंगे 1,1 एंड सिमिलरली 36 केसेस और आ गए हमारे पास। फिर हमारा अगर यहाँ पे 5 आ गया और हुक्म आ गया तो फिर से हमारे 1,1 करते हुए कितने केस बन जाएंगे 36 केसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 10th क्वेश्चन जो है उसका टोटल जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो इतना बड़ा इतना अलग टाइप का सैम्पल स्पेस बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमसे कभी कोई घंटा नहीं पूछने वाला ये मैंने अपने आप बना दिया था। चलो एनीवेज तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ये तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। और नहीं है तो यार छोड़ दो, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था ये, बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था। अब एक थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा पर दिमाग वाला क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन फिर काम खत्म। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ टॉर्च सेल। टॉर्च सेल यानी कि तुम्हारी टॉर्च चलती है, हो सकता है कि मैं तुम खरीद के लाओ टॉर्च लगाओ उसके अंदर है ना, सेल लगाओ और चले ही ना, तो उस सेल की कोई लाइफ ही नहीं हुई, वो तो जीरो हो गई लाइफ उसकी, ठीक है। और क्या हो सकती है, क्या उसकी लाइफ -20 सेकेंड हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, माइनस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हो सकता है कि वो तुमने लगाया और वो मान लो मान लेते हैं 0.5 सेकेंड तक चल गया, मतलब कि तुम इतनी बेकार सेल था वो कि तुमने लगाया वो आधे सेकंड तक भी नहीं चल पाया, सोचो ऐसा सोचो। या हो सकता है कि तुमने लगाया और मान लो तो तुम्हारी जो थॉट्स थी वो मान लेते हैं कि मान लो 30 डेज तक चल गया, 30 डेज तक, ठीक है। या हो सकता है कि वो मान लेते हैं कि 6 मंथ्स तक तुमने वो सेल डाले रहे और तुम्हारा जो टॉर्च है वो मस्त चली एकदम, है ना, ज़्यादातर ऐसी वाला केस होने वाला है। या क्या हो सकता है कि तुमने लगाया और वो 24 आवर्स इतना ही चल पाया बस। तो यार ये तो कुछ भी नंबर हो सकता है, तो बहुत ही खतरनाक चीज़ हो रही है यार ये तो, क्योंकि हो सकता है कि 24 आवर्स ना हुआ, 23 आवर्स, ठीक है, और 60 मिनट्स, नहीं 60 नहीं, मान लेते हैं 56 मिनट्स, 56 मिनट्स एंड लेट्स जस्ट से कि 20 सेकेंड्स, ठीक है, 38 नैनो सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। बहुत ही तो खतरनाक वाली बात हो रही है यार ये। मैं इसमें तो डिस्क्रीट बातें बनी ही नहीं है, ये तो कंटिन्यूस जा रहा है। तो हमने बोला कि मान लेते हैं कि लाइफ टाइम ऑफ थॉट सेल को हम बोलते हैं एक्स, इसको हम बोलते हैं एक्स। तो तुम्हारा एक्स जो होगा वो ये बात तो श्योर है कि वो जीरो से बड़ा होगा, इस बात का तो शर्त, मतलब शर्त है एकदम कि या तो जीरो से बड़ा होगा, और अगर चले ही नहीं तो जीरो के बराबर भी हो सकता है कि उसकी लाइफ ही नहीं हुई कोई, जीरो, ठीक है। इसके बाद वो कहाँ तक हो सकता है, बोलो इसके बाद वो कहाँ तक हो सकता है, कहीं तक भी हो सकता है, हमें क्या पता, है ना। हो सकता है कि भाई साहब उसके अंदर ऐसा कोई न्यूक्लियर तुमने सेल डाले कि वो जिंदगी भर चलेगा, लाइफ टाइम इन्फिनिटी तक चलेगा वो, ये भी हो सकता है कि इन्फिनिटी तक छोटा होगा, ये बात तो श्योर है एकदम, पर मतलब अनंत काल तक चलता रहेगा वो, बोलो कुछ भी हो सकता है। पर हम इसके बीच में कुछ नहीं बता सकते। जैसे मैं बोलता था कि यार तूने सिक्के को उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, यही तो बोलते हो। जब तुम डाइस को उछालते हो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 केस बन जाते थे, पर यहाँ जो केस बन रहे हैं वो कंटिन्यूस है एकदम यार, मतलब कि 23.5 आवर्स दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, 23.56 आवर्स दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, 23.59999999 दिस आवर्स दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो अगर ये सारे केसेस पॉसिबल हैं तो कंटिन्यूस सेट बन गया यहाँ पर। तो बस इसकी जो सैम्पल स्पेस है वो थोड़ा अलग तरीके से हम डिफाइन करेंगे। इसका हम सैम्पल स्पेस बोलेंगे, इसका सैम्पल स्पेस हम लाइफ टाइम बोलेंगे एक्स है, और वो जो एक्स है वो इस तरीके से है, दिस इज द सैम्पल स्पेस फॉर दिस इवेंट, सॉरी इवेंट बोलो क्या बोल रहा हूँ, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। जो इसने मुझसे बोला है कि अगर इसका सैम्पल स्पेस निकालोगे तो क्या होगा, जो भी इसका लाइफ टाइम आएगा वो पक्का इसके अंदर ही होगा, इस बात की अब मैं गारंटी ले सकता हूँ। बोलो अगर तुमने बोल दिया कि 56.4 आवर्स तो वो भी इसके अंदर आएगा, है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक्चुअली तुम्हें थोड़ा सा इसमें दिक्कत इसलिए हो रही होगी क्योंकि ये जो डेटा है, ये जो सेट है एक्चुअल में ये कंटिन्यूस सेट है, और अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं, जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए हैं वो सब आपके डिस्क्रीट थे। डिस्क्रीट मतलब कि समझ गए, डिस्क्रीट मतलब कि जैसे हेड कॉमा टेल तुम बेसिकली बता सकते हो, जैसे नेचुरल नंबर नहीं होते कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या हो रहा है 1.1 1.1 2 3 कुछ भी हो सकता है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है ना, डेसिमल वाली बात आ गई यहाँ पर, ठीक है।
तो कंटिन्यूस खैर हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, मैंने बस एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बता दिया है। मेनली वो डिस्क्रीट ही आने वाला है, मेनली क्या मतलब वो डिस्क्रीट ही है बस, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है वो, तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया। चलो जी, नाउ लेट्स डिफाइन एन इवेंट। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सैम्पल स्पेस था। नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज एन इवेंट। ठीक है, तो इवेंट कुछ नहीं यार, सैम्पल स्पेस का छोटा भाई है, वो सबसेट है उसका। सबसेट मतलब कि उसका, जैसे सैम्पल स्पेस के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, पर इवेंट जो है वो उसका छोटा सा पार्ट है, एक सबसेट है उसका। ठीक है, जैसे सैम्पल स्पेस एक पूरा सेट है तो उसका सबसेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो द इवेंट दैट अ हेड कम्स इन सेकंड कॉइन इफ टू कॉइन्स वर टॉस्ड। ये जो है ना कि द इवेंट दैट अ हेड कम्स इन सेकंड कॉइन इफ टू कॉइन्स वर टॉस्ड। तो अगर दो कॉइन हम लोग टॉस करते हैं तो हमारे एक्चुअल में सैम्पल स्पेस क्या होता है, तो हमारा होता है भाई साहब एच एच, या फिर एच टी, टी एच, और हमारे पास टी टी। तो मुझसे ये बोला है कि इवेंट जो है वो बेसिकली सबसेट है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हेड जो है वो सेकंड कॉइन में आना चाहिए। तो सेकंड कौन सा, ये वाला होता है सेकंड कॉइन, राइट। तो इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनमें आपका हेड जो है वो सेकंड में आ रहा है, तो एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। दैट मीन्स आपका जो इवेंट है वो ये होगा, एच एच वाला हो सकता है या फिर टी एच वाला हो सकता है। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, सही है। तो ये तुम्हारा सैम्पल स्पेस था और ये तुम्हारा इवेंट है, इवेंट को ई से दिखाया जाता है। तो दैट्स क्वाइट क्रिस्टल क्लियर, राइट, कि ये जो है इसका सबसेट है ये। ठीक है ना, जो ई है तुम्हारा वो एस का सबसेट है, सिंपल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव डिफाइंड कि जो इवेंट होता है वो आपका सैम्पल स्पेस का सबसेट है। ठीक है, इस और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि द इवेंट दैट इफ वन डाई इज रोल्ड देन द डाई शोज अप एन ऑड नंबर। इसका क्या मतलब है, तो अगर मैंने एक डाई को रोल किया है, सिंपल सी बात है कि भाई हमने एक डाई को रोल किया है, तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही मेरा सैम्पल स्पेस है। पर जो मेरा इवेंट है वो ये बोल रहा है कि ऑड नंबर आना चाहिए, यानी कि 1, 3 और 5। तो फिर से हम देख सकते हैं कि 1, 3, 5 वो तो इसमें है ही ना। तो ई जो है वो एक्चुअली में एस का क्या है, सबसेट है, इसका एक छोटा सा पार्ट है वो। ठीक है, तो इवेंट हमेशा ऐसे ही होगा, मान लो उसने और की जगह लिखा होता है इवन नंबर, तो तुम्हारा जैसे इसको इवेंट नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इवेंट नंबर 2 बोल देते हैं। तो इसका इवेंट नंबर 2 क्या बन सकता है कि 2, 4 और 6। चलो अगर और हटा देते हैं यहाँ से और बोल देते हैं लेट से प्राइम नंबर, क्या बोल देते हैं, चलो प्राइम नंबर बोल देते हैं। तो वो ई थ्री ले लेते हैं, ई थ्री क्या होगा फिर प्राइम नंबर के लिए आएगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और आपका 5 हो सकता है। ठीक है, सिंपल। अच्छा प्राइम हटा दो, चलो उसकी जगह बोल दिया किसी ने कि एक ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल हो लेट से 3 से, 3 से डिविजिबल होना चाहिए वो। तो 3 से कौन कौन सा डिवाइड हो जाएगा, क्या 1 डिवाइड हो जाएगा 3 से, नहीं 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये दो आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम बहुत सारे सबसेट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो जितने तुम सबसेट बना सकते हो उतने ही तुम्हारे इवेंट्स जो हैं वो डिफाइन हो जाएंगे। फिर क्या बोला, द इवेंट दैट द लाइफ ऑफ द टॉर्च सेल इज नॉट ग्रेटर देन 12 आवर्स। ठीक है, तो मुझे बताइए टॉर्च सेल वाला जिसने मुझसे पहले ऊपर पूछा था, तो टॉर्च सेल वाले में मैंने क्या बताया था कि एक्स जो है तुम्हारा, अगर मैं इसको एक्स बनाता हूँ तो वो 0 से इन्फिनिटी तक हो सकता है ना। पर यहाँ पर उसने बोला कि वो 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इज नॉट ग्रेटर देन 12, 12 हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारा सैम्पल स्पेस तो ये था, तुम्हारा सैम्पल स्पेस तो ये था, पर तुम्हारा जो इवेंट होगा वो क्या होगा, तुम्हारा इवेंट क्या होगा, इवेंट होगा कि एक्स जो है वो 0 से तो बड़ा ही है अभी भी, या फिर 0 के बराबर है, या फिर 12 से छोटा है ना। इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पर हट गया। अच्छा 12 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, तो ये इसका इवेंट हो गया। यहाँ हो सकता है 12 की जगह लिखा होता मान लो 20 आवर्स, तो यहाँ पर रहता है 20। ठीक है, तो हम इस टाइप से सबसेट बना सकते हैं इसका भी। ठीक है, तो आई होप सो ये भी समझ में आ गया। और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, द इवेंट दैट द सम ऑफ 8 इज शोन व्हेन 2 डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ऑलराइट, तो जब मैंने 2 डाइसेस को रोल किया था तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बने थे मेरे पास, मैंने बना के रखे हुए थे ना अपने पास, कहाँ गया वो, ये, राइट, यही बनेंगे सारे के सारे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो जो ये तुम्हारे इतने सारे कॉम्बिनेशन बने हैं, इनमें से मुझे वो कॉम्बिनेशन बताने हैं कि अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो 8 आ जाए। ठीक है, ये बोला है उसने मुझसे, इन बस उन्हीं कॉम्बिनेशन के बारे में तुम्हें बताना है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें ये बताया था एक्स लेस देन वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई, वो वाला उसको इवेंट बोलेंगे। चलो 8 वाला तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, पहले मैं तुम्हें वो वाला बताता हूँ। मानो तुम्हारे सामने यहाँ लिखा होता कि द इवेंट दैट event that the event that when two dice are rolled simultaneously, then then both shows the same thing, both shows द सेम रिजल्ट। ठीक है, मानो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है, तो अब तुम्हें वो वाला सबसेट बनाना है, तुम्हें वो वाला सबसेट बनाना है जिसमें दोनों सेम चीज़ शो करें। तो इसमें सबसे सिंपल है ये, तो क्या 1,1 कि भाई पहले वाले में भी बना जाए दूसरे वाले में भी बना जाए, क्या रहेगा 2,2 है ना, 3,3 और 4,4, 5,5 और आपका क्या आ जाएगा 6,6। ठीक है, ये समझ में यहाँ से भी आ गया होगा, यहाँ तक ये समझ में कि ये जो चीज़ मैं दे रखी थी ये।
ठीक है। इसे देखो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा डायगोनल है। अगर तुमसे कोई बोल दे कि द इवेंट दैट व्हेन टू डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली देन द रिजल्ट है ना और द फेस और द नंबर जो है द नंबर इन द सेकंड वन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द फर्स्ट वन, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, तो तुम ये सारे कॉम्बिनेशन लिख दोगे, ये सारे के सारे, ठीक है ना, ये 1,2 1,3 1,4 1,5, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक ऐसा इमेजिनरी फिगर मान लो इमेजिन करूँ जिसमें 6 फेसेस ना होकर के मान लेते हैं 20 फेसेस हो, कितने हो 20 फेसेस हो, तब भी तुम इसी टाइप की मैट्रिक्स बना सकते हो। समझ में आ रहा है वो कैसा होगा, होगा 1,1 1,2 1,3 ऐसे करते करते 1,20 तक, फिर ऐसे ये कहाँ जाएगा 1,1 2,1 3,1 ऐसे करते करते 20,1 तक जाएगा वो, ठीक है जी। तो ऐसी पूरी टेबल बन जाएगी वो। तो उसमें भी अगर उसने किसी ने बोल दिया कि ये जो इमेजिनरी सा कुछ है इसमें अगर मैं बोलूँगा तो कि सेकंड वाले में फर्स्ट वाले से ज़्यादा आना चाहिए, तो फिर से तुम अपर ट्रायंगल लोगे, ठीक है। अगर उसने तीसरा एक और क्वेश्चन बना दिया कि द इवेंट दैट टू डाइज आर रोल्ड एंड द रिजल्ट इन द फर्स्ट वन शुड बी ग्रेटर देन इन द सेकंड वन, शुड बी ग्रेटर देन द सेकंड वन, ठीक है, तो क्या आएगा फिर ये लोअर वाले ट्रायंगल के तुम्हारे सारे रिजल्ट आ जाएंगे, तो तुम्हें सारे के सारे लिखने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअल में ना तुमसे वो रिजल्ट नहीं पूछेगा हमेशा, वो अभी हम लोग आगे तक एक चीज़ पढ़ेंगे, तो उसमें वो तुमसे नंबर ऑफ इवेंट्स उसका मेन वो होगा, तो तुम्हें गिनना पड़ेगा यहाँ पे कि अच्छा 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है, और क्या है 6 7 8 9 और आपका 10 11 12 13 14 15, तो ऐसे 15 ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसी 15 ऐसी चीज़ें हैं, है ना, 15 ऐसे आउटकम्स हैं जो कि हो सकते हैं जिसके अंदर तुम्हारा जो दूसरा वाला राइज है वो पहले वाले से ज़्यादा देगा। तो ऐसे 15 ऐसे इवेंट हैं, ऐसे सिमिलरली 15 और होंगे जिसमें वो पहला वाला जो होगा उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ तुमसे वो क्वेश्चन करके पूछ सकता है, ठीक है। चलो जी, तो हमें ये समझ में आ गया। अब हम इस वाले भी आ जाते हैं क्वेश्चन पे जो हमें ओरिजिनली दे रखा था, क्या द सम ऑफ 8, है ना, तो द सम ऑफ 8, तो इसके दो तरीके हैं सोचने के। तो पहले सम ऑफ 8 ऐसे तो मैं नॉर्मली दिखाता हूँ कि सम ऑफ 8 अगर तुम, है ना, सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, तो सम ऑफ 8 का एक्चुअल में मतलब क्या है, देखो अगर मैं 1 और 1 ले लूँ तो यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ेगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेगा तो कितना आएगा 3 आएगा, 1 और 3 को जोड़ेगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 1 और 4 को जोड़ेगा तो कितना आएगा भाई साहब, 1 और 4 को जोड़ेगा तो 5 आएगा, ऐसे करते करते 1 और 6 को जोड़ेगा तो 7 आएगा। पर हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए 8, तो 8 वाला सम कहाँ पे आएगा, देखो पहली बार कहाँ पे आएगा 2,4 is 6 2,5 is 7, यहाँ पे आएगा 2,6 पे, ठीक है, राइट। तो इसके तुम्हें सोचना पड़ेगा, देखो 8 जो होता है उसको मैं थोड़ा छोटा करूँ तो एक तो हो सकता है इसको ऐसे लिखो 8 + 0, पर यार 8 नाम का तो कोई फेस अपने पास होता ही नहीं है, ठीक है, तो लोगों ने बोला ऐसे लिख दो 7 + 1, तो 7 + 1 नाम का भी कोई फेस नहीं है क्योंकि 7 तो अपने पास होता ही नहीं है। फिर किसी ने बोला सो ऐसे लिख दो 6 + 2, मैंने कहा हाँ ये अवेलेबल है अपने पास, 6 और 2 वाले फेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। कौन से, देखो एक है 2,6 और दूसरा कौन सा है 6,2, मतलब इन दोनों को जोड़ना ही तो है, तो 2,6 और 6,2, ठीक है। और इसका अगर मैं एक और कम कर दूँ तो क्या आ जाएगा 5 + 3, मेरे पास ये भी अवेलेबल है, ये रहा मेरा 5 और 3, ये रहा 3,5, तो मैं समझ में आ रहा है ये एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तुम इसको एक और कम कर दो तो आ जाएगा 4 + 4, क्या आ जाएगा 4 + 4 एंड दैट इज ऑल्सो हेयर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद अगर और गिरेगा तो 3 + 5 ही हो जाएगा एंड दैट इज जस्ट अ रिपीटेशन जो हम लोगों ने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, 3,5 5,3 6,2 2,6 4,4। तो यहाँ से मैं तुम्हें ये चीज़ बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में ये भी अगर तुम चाहो तो मतलब अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो, वरना काफ़ी सही चीज़ है ये, अगर मतलब ये चीज़ तुम्हारे को पैटर्न में आ जाए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला रो है, तो ये तुम अगर रो देखना चाहो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये देखो है ना क्या सही चीज़ है ये तुम्हारा 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा सिमिलरली अगर मैं और देखता हूँ, मानो ये वाली रो ले लो, तो इस वाले में हर एक जगह पे 7 आ रहा होगा, देखो तुम अपने आप ही, ठीक है, तुम देख लो इस वाली रो में तुम्हें हर जगह पे 7 देखने को मिलेगा, देखो 1,6 1 + 6 7 2 5 7 3 4 7 4 3 7 5 और 2 7 6 + 1 7, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसके पहले वाले पे चले जाऊँ तो यहाँ पे तुम्हें 6 देखने को मिलेगा, देखो अपने आप देखो, देखो 1 5 2 4 3 3 हर जगह 6 मिलेगा। इससे पहले देख 4 1 है, ये तुम्हें 5 वाली लाइन मिल गई, ठीक है, ये 5 वाली लाइन आ गई। अच्छा ये देखो ये वाली कौन सी लाइन आ गई, ये तुम्हारी 4 वाली लाइन आ गई, ये तुम्हारी 3 वाली लाइन आ गई, ये तुम्हारी 1 वाली लाइन आ गई। तो बेसिकली वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा अब इसके बाद वाली अगर मैं देखता हूँ ये वाली, तो यहाँ पे तुम्हें 3,6 4,5 5,4 6,3 दैट इज 9, ठीक है जी। अच्छा 6,4, अच्छा ये आपका यहाँ तक, ये कौन सा है 4,6 5,5, ये आपका 10 वाली लाइन आ गई, ये तुम्हारी 11 वाली लाइन आ चुकी है एंड ये तुम्हारी फाइनली आपकी 12 वाली लाइन आ चुकी है। अगर कोई बोल दे कि सम जो है वो भाई साहब 13 के बराबर है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 12 तक जा रहा है। तो यहाँ लिख सकते हो ये 12, ये वाली आपकी 11 की लाइन है, ये वाली हमारी 10 की लाइन है, ये वाली हमारी 9 की लाइन है, ये वाली हमारी वही 8 की है जो कि हम लोगों ने देखा ही था, ठीक है। ये हमारी 7 की लाइन आ गई, ये हमारी 6 की लाइन आ गई, ये हमारी 5 की आ गई, ये हमारी 4 की आ गई, ये 3 की एंड ये 2 की,
दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग यार, मतलब कुछ भी कहो, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये कि है ना, काफ़ी काम में आ सकता है कभी ना कभी, है ना। इस टाइप के पैटर्न तुम्हें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली तुम चाहो तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, पर ऐसे कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो चलो तुम्हें पैटर्न मिल गया है ना ऐसी डायगनल डायगनल में, पर अगर मैं ये चीज़ रिमूव करूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या जैसे भी है, ठीक है। अगर तुम ऐसे में देखते हो तो तुम्हें ऐसा कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसे देखते हो इस वाले फॉर्मेट में, तो ये बन रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। ये है 2+1 3+2 4+3, ये AP टाइप की बनेगी, पर ये हमारे लिए कोई सच याद करने लायक चीज़ नहीं है। चलो, तो ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखा गया ये इतना सा क्वेश्चन कि द इवेंट दैट सम ऑफ 8 इज शोन व्हेन 2 डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, इसका आंसर कितना हो जाएगा। ऐसे कितने इवेंट्स थे, तो पहले सबसे सिंपल तरीका क्या हो गया करने का कि 2,6, तो इसी के साथ में लिख लो 6,2, फिर क्या आ जाएगा, एक बढ़ा दो 3,4, सॉरी 3,5 है ना, कि एक इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो, 3,5 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 5,3, फिर एक बढ़ा दो 4,4, तो इधर भी आ जाएगा 4,4। जैसे ये तुम्हें पता चला रिपीट होने लग गया, वहीं रुक जाओ, वही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसका इवेंट बन गया यहाँ पर, ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पर इवेंट जो है वो बन चुका है। तो तुम फिर से देख सकते हो कि ये डेफिनेटली कुछ भी नहीं है यार, हमारे एक्चुअल में तो 36 आउटकम्स होते हैं, उसमें से मेरे काम के कौन से हैं, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 आउटकम्स हैं जो मेरे काम के हैं। डेफिनेटली इट्स अ सबसेट, ठीक है, तो डेफिनेटली इट्स अ सबसेट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ होती है एक्सपेरिमेंट, जो मैंने तुम्हें बताया भी था, कोई भी काम करना उसके एक्सपेरिमेंट में हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, एक होता है रैंडम। या डिटर्मिनिस्टिक का मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर ये तुम्हारी ज़मीन है और यहाँ से तुम्हारे पास बॉल है, तो मुझे पक्का पता है कि अगर मैं बॉल को फेंकूंगा, चाहे यहाँ से फेंकूँ, चाहे ऊपर से फेंकूँ, चाहे नीचे से फेंकूँ, चाहे ऐसे करके फेंकूँ, चाहे कैसे भी फेंकूँ, वो पक्का नीचे गिरेगी। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो मैं एकदम, जिसका रिजल्ट मुझे पहले से पता है, द आउटकम इज श्योर, है ना, कि यही होना है, राइट। पर रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या है कि बॉस, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने ये सिक्का जो है वो उछाल दिया, ठीक है, तो हो सकता है कभी तो हेड आ जाए आंसर, कभी टेल आ जाए, कभी कुछ भी आ सकता है। तो ये चीज़ रैंडम है, यहाँ पे नेचर आपका रैंडम गेम खेलती है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम में यही फर्क है कि डिटर्मिनिस्टिक जो एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट हर बार सेम आता है, उसका रिजल्ट जो होता है या आउटकम जिसे हम बोलते हैं, दैट इज सेम, ठीक है। यहाँ पे सेम आता है और यहाँ पे वही चीज़ रैंडम हो जाती है। तो वो जहाँ पे अब कोई चीज़ सेम है तो वो तो निकाली जा सकती है। तो इस टाइप की सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस। जितना भी तुम साइंस में पढ़ते हो वो सब डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे न्यूटन आ गए, तुम्हारे जितने भी लोग हुए, सबने डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स ही करे हैं। F=ma, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, सब कुछ तुम्हारा पूरा फिजिक्स जो है आपका इसी के ऊपर बेस था, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो एक ऐसी जगह है क्योंकि वो रैंडम है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि नेचर यहाँ पे खेल खेलता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तुमने डाइस को रोल किया तो 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। सारे तुम्हारे जो दुनिया के गेम्स बने हुए हैं वो पूरे के पूरे रैंडम उसके ऊपर, नेचर के ऊपर बेस है। तुम लूडो खेलते हो, जब तुम पासा फेंकते हो ऐसे करके, ठीक है, तुम लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेलते हो, तुम कोई भी गेम खेलते हो, तो उसमें तुम डाई को क्यों यूज़ करते हो, तुम डाइस को इसलिए यूज़ करते हो क्योंकि दैट इज कम्प्लीटली रैंडम। वो नेचर पे डिपेंड करता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कोई अपने लैब में बैठ के कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकता कि यार ये इसका नाम 1 2 3 4 5 6 में से क्या आएगा, ठीक है। सिमिलरली कुछ सिक्का उछाला किसी ने, जैसे तुमने देखा हो क्रिकेट मैचेस हो गए, उससे पहले एक टॉस किया जाता है ना, कि हेड आएगा तो तेरा, टेल आएगा तो मेरा, है ना, होता है नहीं होता है, होता है बिल्कुल। तो ये गेम्स के बहुत काम की चीज़ होती है। पर इसी वजह से, क्योंकि ये इतना काम की चीज़ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी नाम का एक चीज़ है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ चांसेस, उसका यहाँ पे हमारा एलिमेंट देखने को मिलता है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर है वो बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, ठीक है जी। तो वो हमारा पूरा रैंडम एक्सपेरिमेंट पे ही खेलता है। तो अगर अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स बाय डिफॉल्ट दैट इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक की तो वो बात ही नहीं करेगा। पता है अभी जो हमारा वो वाली फील्ड है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स तो एक्चुअल में यार फिजिक्स और केमिस्ट्री और आपका साइंस में आ गई बेसिकली देखा जाए तो। पर ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर हम फिर से, ये एक पहली बार ऐसा हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं था, लेकिन ये फिर भी साइंस की फील्ड में आता है, ठीक है। तो जहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम दोनों मिल गए उसका नाम हो गया क्वांटम मैकेनिक्स। तो बहुत बड़े बड़े आपके जो साइंटिस्ट थे वो मानने को तैयार नहीं थे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। सबसे बड़े एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे पास आइंस्टाइन जी, ठीक है, इनकी स्पेलिंग मैंने सही लिखी हो, है ना, नहीं गलत दिखती होगी चलो छोड़, बेइज्जती कराने से अच्छा हटा दो। आइंस्टाइन जी जो है हमारे, इनका मानना नहीं था इसमें कि यार क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी का खेल है। उनका पॉइंट था नहीं यार, नेचर में हर चीज़ होती है वो डिटर्मिनिस्टिक ही होती है, हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, हर चीज़ का एक रूल होता है, वो पक्का निकाला जा सकता है। पर आखिरी में जाके उनको फिर मानना ही पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही फिर स्पूकी एक्शन और जाने क्या क्या बता दिया था, एंड दैट इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली रैंडम, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब वैसे मैं खुद इस चीज़ का काफ़ी थोड़ा बहुत बिलीवर तो हुई कि
मेरे हिसाब से शायद हर चीज़ का कोई कभी ना कभी कोई पैटर्न ढूंढना जा सकता है, शायद हमारे पास पैटर्न नहीं है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। पर मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि यार मतलब तुम्हें भी शायद लगता होगा कि यार हो ही क्यों रहा है कोई चीज़। जैसे अगर एक सिक्का भी उछल रहा है, मान लो मानो एक सिक्का भी तुमने हवा से उछाला, ऐसे करके उछला, तो हवा ऐसी चली होगी, ठीक है, ठीक है, और तुमने अपनी उंगलियों में, तुम्हारा मानो तुम्हें पसीना आ रहा था, तुम भागते भागते आए, तुम्हें पसीना आ रहा था, या मे भी तुम्हारा हाथ थोड़ा सा ह्यूमिड था, इस वजह से वो थोड़ा सा स्लिप हो गया, है ना। ये सारे फैक्टर मिलजुल के ही तो ऐसा हुआ ना कि आंसर तुम्हारा हेड की जगह पे टेल आ गया, या टेल की जगह पे हेड आ गया, या हेड आ गया या टेल आ गया, है ना। तो रैंडम तो नहीं है वो सब कुछ, सारे अगर तुम सब कुछ कैलकुलेट कर लो तो वो आ ही जाएगा। पर यहाँ पर रैंडम इसलिए हो रहा है वो, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस पे अगर इस सिक्के को ज़मीन पे फेंक दूंगा, तो दैट इज़ फॉर श्योर कि वो सिक्का नीचे ही गिरना है, वो हवा में नहीं उड़ेगा। तो उसको बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक। समझ में आ रही है बात, कि वहाँ पर भी तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। जब तुम सिक्के को उछाल रहे हो तो वो हेड और टेल बन जा रहा है ना, कि यार हम बता नहीं सकते, रैंडम हो गया। पर इसी सिक्के को अगर मैं ज़मीन पे फेंक दूंगा तो दैट इज़ फॉर श्योर कि वो ज़मीन पे गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो उल्टा हवा में उड़ने लगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं, जो हर सिचुएशन में आपका वही काम करने वाला है, ठीक है। तो साइंटिस्ट के लिए ये मानना बहुत मुसीबत वाला काम था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमेशा डिटर्मिनिस्टिक में ही चलती थी, कि हमने जो एक लॉ निकाल दिया है वही हर जगह वैलिड होने वाला है। पर क्वांटम मैकेनिक्स हर पड़ाव पे उनको जो है कहते हैं ना चोट पहुंचा रही थी कि यार नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी तेरी बात तू बोलता रहे जो तुझे बोलना है। तो इसलिए लोगों को बोलना पड़ गया भाई साहब ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। पर क्वांटम मैकेनिक्स को भी मानना पड़ेगा यार, क्वांटम कंप्यूटिंग और जाने कहाँ कहाँ लेकर चला गया दुनिया को, उसने पूरा हिला कर रख दिया एक तरीके से। एनीवेज, तो हमें समझ में आ गया कि यार रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और है, एलिमेंट्री इवेंट और सैम्पल पॉइंट। तो ऐसे मान लिया, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर मैंने चलो हाँ, दो कॉइन्स को उछाला तो क्या आता है, एच एच, एच टी, टी एच, है ना, और तुम्हारा टी टी, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा सैम्पल स्पेस हो गया। पर एक अगर किसी एक को उठा लूँ मैं, मानो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया एच एच, ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ सैम्पल पॉइंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट, जो कि एक एक को उठाना, यानी कि एच टी, ये एक हमारा सैम्पल पॉइंट है या फिर एक एलिमेंट्री इवेंट है, ठीक है। सिमिलरली टी एच जो है ये भी हमारा एक एलिमेंट्री इवेंट है, टी टी जो है वो भी मेरा एक एलिमेंट्री इवेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या चीज़ है यार, कि उस वो इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट के बारे में बात करता है। आई होप सो ये बात समझ में सिंपल सी आ गई होगी, क्योंकि इवेंट क्या होता है, सबसेट होता है। तो आपका एलिमेंट्री इवेंट क्या चीज़ है कि भाई जो सबसेट है वो सबसे छोटे सबसेट जो उसमें बन सकते हैं, ठीक है, एक एक एलिमेंट के सबसेट, सिंपल लैंग्वेज में एक एक एलिमेंट के सबसेट, ठीक है। बाकी तो ये सब क्या इंग्लिश इंग्लिश ही है फालतू की ऐसा कोई इतना वो तो है नहीं कि अगर आता नहीं तो तुम मर गए, ठीक है। अच्छा जी, एक और तुम्हारा ये शब्द सुनने को मिलता है अकरेंस। तो अकरेंस ऑफ इवेंट का कोई मतलब नहीं है, अकरेंस ऑफ इवेंट का सिंपल सा बॉस ये मतलब है कि ऐसा हो गया, ठीक है। एक तो हमने क्या बात करी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार एक डाय रोल हुआ है जिसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यार ये तो हमने पता है कई लोगों की बड़ी गलत आदत हो जाती है कि अगर तुमने डाय रोल किया तो उनको सब नंबर दिखने लगते हैं। ना 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 ना, अगर मैं डाय को रोल करूंगा तो दिखेगा तो कोई उनमें से एक ही ना। जैसे तुम्हारा जब तुमने डाय रोल किया और वो ज़मीन पे आके लोट फट के ऐसे गिर गया, तो सबसे टॉप पे मैंने ये लिखा हुआ आ रहा था ऐसे करके, ठीक है। ये क्या होता है, ये 5 है तुम्हारा, क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 5 आ गया मेरा, सिंपल, ठीक है। पर मानो मैंने एक इवेंट जो है वो डिसाइड कर रखा होता, और वो इवेंट ऐसा होता, इवेंट है मान लो ऑड नंबर्स का, तो इवेंट क्या हो गया, 1 3 और 5, ठीक है। अब तुम्हारा आंसर कितना है, 5 आया है। तो मैं बोलूँगा कि मेरा इवेंट जो है वो अकर हो गया। मेरा इवेंट क्या था, मेरा इवेंट ये था कि अगर मैं एक डाई को रोल कर रहा हूँ, अगर मैं एक डाई को रोल कर रहा हूँ, तो एक ऑड नंबर आना चाहिए, एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो तुमने इस बार क्या करा, तुमने एक डाई को रोल किया और तुम्हारा आंसर क्या गया, 5 आ गया, और वो क्या है, वो एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि हमारा इवेंट ई जो था वो अकर हो गया, दैट्स कॉल्ड अकरेंस ऑफ इवेंट, की इवेंट हमारा अकर हो गया, ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, सिंपल क्या बनेगी कि हमारा जो इवेंट ई है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनमें से कोई भी एक आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 की जगह पे मानो 3 आ जाता, तब भी मैं बोलता इवेंट अगर हो गया, क्यों, क्योंकि 3 भी मेरा ऑड नंबर है एंड दैट इज इन द सबसेट, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 2 आ जाता तो मैं बोलता इवेंट ई अकर नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इवेंट ई अकर नहीं हुआ इसका क्या मतलब हुआ कि इनमें से कोई और अकर हो गया होगा, यानी कि 2 अकर हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे तुम इसको घुमाओ और मान लो 7 आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर वो पॉसिबल ही इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे सैम्पल स्पेस में नहीं है। सैम्पल स्पेस में हम लोगों ने ऑलरेडी, हम लोग खाली बैठे थे और हम लोगों ने ज़िंदगी में जितने भी आउटकम आ सकते थे हम लोगों ने ऑलरेडी लिख के रख लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सैम्पल स्पेस के बाहर कोई आउटकम आ जाए। तो अकरेंस ऑफ इवेंट का सिंपल सा यही मतलब है कि तुम्हारा इवेंट जो है वो आकर हो गया, बस। अब इवेंट में अगर 4 5 एलिमेंट है तो उनमें से कोई एक एलिमेंट अगर हो जाए, ठीक है। चलो, आई होप सो ये तुम्हें समझ में आ गई होगी, बहुत ही बेसिक लेवल की बातें करी हैं हम लोगों ने आज, ठीक है। अब अगली वाली में थोड़ा बहुत देखेंगे कि इवेंट जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं, भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और क्या क्या होता है, और तुम्हारा यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट थ्योरी इसमें लग जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो वो सब देखेंगे। बाकी आई होप सो आज की क्लास में मज़ा आया होगा, कि काफ़ी अच्छी, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और अलग हटके टॉपिक है ये, ठीक है। मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छी वेटेज भी है इसकी।